एक 136 टू 150। डिस्क्लेमर, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन, टाइम पास और दिमाग को रिलैक्स करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी की भावनाओं, सोच, इज्जत, रिश्ते या पड़ोसी के कुत्ते को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी में मौजूद सभी नाम, किरदार, जगहें और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इन्हें ढूंढने गूगल, फेसबुक या मोहल्ले की गली में मत निकल जाना। अगर किसी असली इंसान से कुछ ज्यादा ही मेल खा जाए, तो समझ लीजिए किस्मत बहुत तेज है, कहानी नहीं। चेतावनी, सीरियस होकर पढ़ो। इस कहानी में कभी कभी थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट, थोड़ा सा ड्रामा और ज़रूरत से ज़्यादा सस्पेंस हो सकता है। इसलिए ये कंटेंट 13 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। 13 जोड़ वाले ध्यान दे, पढ़ना सुनना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर दिल तेज धड़कने लगे तो पानी पी लीजिए, कहानी बाद में भी पूरी हो जाएगी। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, कहानी के किसी भी पात्र को अपने बॉस, एक्स, रिश्तेदार या खुद से जोड़ना पूरी तरह आपकी कल्पना होगी। यह एक 100% फिक्शनल स्टोरी है। सच में, कसम से। अध्याय 136, ताज़ा शिकार और उस्ताद की मेहनत। अच्छी सामग्री और एक कुशल उस्ताद का मेल वैसा ही है जैसे एक शानदार घोड़े को उसका सही सवार मिल गया हो। पायल के मन में इस समय यही विचार चल रहा था। जैसे ही यह ख्याल आया, उसने जल्दी जल्दी कबाब मुंह में ठूंसने शुरू कर दिए, जैसे कोई उससे छीन लेगा। अब उसे समझ आया कि पहले वाले लोग इतने पागलों की तरह क्यों खा रहे थे। उसे यकीन था कि इस वक्त उसका खुद का अंदाज भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होगा। पर इतने स्वाद के सामने दिखावे की परवाह किसे है। बस खाते जाओ। गट पायल को, जो अपनी खास नक्काशीदार नैन नक्श वाली खूबसूरती के साथ हरियाणा की लग रही थी, इतने चाव से कबाब खाते देख लाइन में खड़े लोगों का भरोसा और बढ़ गया। उन्हें लगा कि अगर कबाबों के शौकीन इलाकों से आए लोग इसे ऐसे खा रहे हैं तो स्वाद यकीनन बेमिसाल होगा। उस्ताद, जल्दी हाथ चलाओ, पीछे वाले भूख से बेहाल हैं। मुंह में पानी आ रहा है भाई, थोड़ा और तेजी से। इतनी देर हो गई इंतजार करते करते कि अब तो बर्दाश्त के बाहर है। मोहित समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। कल रात तक जिसे काम पूरा न होने की चिंता थी, आज एक ही रात में उसकी दुकान पर मेला लग गया था। उसे भूनते हुए 1 घंटा बीत चुका था और पानी पीने तक की फुर्सत नहीं मिली थी। दूसरी ओर लक्ष्य और नितिन के पास फिलहाल कोई काम नहीं था। कबाब, आलू, पत्ता गोभी और गुर्दे सब कुछ तैयार, साफ और कटे हुए रखे थे। उन्होंने सोचा था कि वे बाहर की मेजें साफ करेंगे, पर उनके रेगुलर ग्राहकों चेतन और शुभम जैसे लोग ने जाने से पहले सब कुछ इतना चमक दिया था कि मेजें शीशे जैसी लग रही थीं। उस्ताद को इतना व्यस्त और खुद को खाली देख दोनों को थोड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने मोहित की ओर ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहे हों, हमें भी कुछ काम दो। उनकी हालत देख मोहित ने कहा, तुम लोग बस बाहर की मेज कुर्सियों की सफाई पर नजर रखो और थोड़ा सुस्ता लो। जब नया माल आएगा तब तुम दोनों के पास फुर्सत नहीं होगी। समझ गए भाई, हमें काम से परहेज नहीं है। आप हमें इतने पैसे दे रहे हैं तो हम खाली नहीं बैठ सकते। मोहित की बात सुनते ही दोनों जोश में आ गए और कपड़े लेकर बाहर निकल पड़े ताकि किसी के उठते ही मेज साफ कर सकें। माफ कीजिएगा दोस्तों, जितना भी माल था सब बिक चुका है। अभी नया स्टॉक नहीं आया है। आप लोग चाहें तो अभी जा सकते हैं, मोहित ने खाली बॉक्स दिखाते हुए पर्यटकों से हाथ जोड़कर कहा। लाइन में अगला नंबर एक 40 साल के आदमी का था जो अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये सुनकर वह भड़क गया, अरे नहीं नहीं भाई, मैं 1.5 घंटे से खड़ा हूं और अब आप कह रहे हो कि कुछ नहीं बचा। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या बर्दाश्त करते? थोड़ा हमारे बारे में भी सोचो। पक्का कुछ ना कुछ बचा होगा, जरा ठीक से देखो। मोहित ने अपनी छोटी सी दुकान की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा, भाई साहब खुद देख लीजिए, मेरी दुकान बस इतनी ही बड़ी है। अगर कुछ बचा होता तो सामने ही दिखता। अभी मैंने चेक किया है, डिलीवरी वाला 20 मिनट में आता ही होगा, फिर मीट काटना और सीखें पिरोना, इसमें कम से कम 40 मिनट और लगेंगे। तब तक आप थोड़ा घूम आइए। उस आदमी ने जोर से सिर हिलाया, मैंने अभी 1.5 घंटा इंतजार किया है, अगर चला गया तो वापस आकर फिर से 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। जब इतना इंतजार किया है तो 40 मिनट और सही। पर ऐसे खाली बैठना बोरियत भरा है, क्या आप मुझे चखने के लिए सिर्फ खाली लकड़ी की सीखें ही भून कर दे सकते हैं? मोहित और लाइन में खड़े बाकी लोग ये सुनकर हैरान रह गए। ये बंदा तो अलग ही मिट्टी का बना है, खाली सीखें भूनकर खाने की मांग पहली बार सुनी थी। मोहित ने जल्दी से समझाया, भाई साहब यह मुमकिन नहीं है। बिना मीट के सीखें तंदूर पर जल जाएंगी और अगर आग लग गई तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। उस आदमी ने अफसोस के साथ एक लंबी सांस ली, एक कुर्सी खींची और वहीं जम गया, जैसे कोई साहूकार कर्ज वसूलने आया हो। 20 लंबे मिनट बीतने के बाद विकास अपनी छोटी सी हाथ गाड़ी लेकर पहुंचा। दुकान के पास गाड़ी रोककर वह हाफते हुए मोहित से बोला, उस्ताद मोहित, ये रहा आपका 50 किलो मटन, 50 पैकेट पत्ता गोभी और 25 किलो आलू। बकरे को अभी 1 घंटा पहले ही काटा गया है, एकदम ताज़ा माल है। नितिन और लक्ष्य तुरंत विकास की मदद के लिए गाड़ी खाली करने दौड़े। पायल ने अपनी गर्दन उचकाकर मीट को देखा।
रंगत से ही पता चल रहा था कि डिलीवरी वाला सच बोल रहा है, फ्रोजन मीट में ऐसी चमक नहीं होती। मोहित ने संतुष्टि के साथ मीट को देखा और विकास से मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया भाई, छुट्टियों में भी तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। विकास चमक कर बोला, अरे कोई बात नहीं उस्ताद, मेरा तो काम है। मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे ऐसे ही बिजी रखें। मोहित का ऑर्डर इतना बड़ा था कि विकास जैसे छोटे सप्लाई के लिए वह किसी वीआईपी क्लाइंट से कम नहीं था। आप अपना काम शुरू कीजिए, मैं चलता हूं। अगर कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक फोन करना, मैं 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हूं। विकास ने मोहित के माल चेक करने के बाद विदा ली। वह जानता था कि मोहित बहुत व्यस्त है, इसलिए उसने वहां रुककर समय खराब करना ठीक नहीं समझा। मोहित वाकई बहुत बिजी था। हालांकि आज उसने इतना मुनाफा कमा लिया था कि वह आराम से दुकान बंद कर सकता था, पर इतनी उम्मीद से इंतजार कर रहे लोगों को वह निराश नहीं करना चाहता था। चाकू उठाकर मोहित ने तेजी से मीट के टुकड़े करने शुरू किए। दूसरी तरफ नितिन और लक्ष्य ने आलू और पत्ता गोभी धोनी शुरू की। जैसे ही मोहित मीट काटता, वे सब्जियां छोड़कर हाथ धोते और सीके पिरोने पहुंच जाते। जब तक मोहित ने सारा मीट तैयार किया, तब तक उन दोनों ने 100 से ज्यादा सीकें तैयार कर दी थीं। हालांकि इंतजार लंबा था, पर वह पहला आदमी और उसके पीछे खड़े लोग बहुत खुश थे। आखिर उनकी आंखों के सामने एकदम ताज़ा मीट काटा और पिरोया जा रहा था। ये नज़ारा इंतजार के हर पल को वसूल कर रहा था। जैसे ही मोहित ने पहली खेप तंदूर पर रखी, ताज़ा मीट की वो रसीली खुशबू फिर से चारों ओर फैल गई। ताज़ा कटे हुए कबाबों की बात ही कुछ और है। जरा खुशबू तो सूंघो, इसके सामने फ्रोजन मीट तो कूड़ा है। मैंने अभी इंटरनेट पर देखा, ये जगह नई जरूर है पर उस्ताद काफी मशहूर हैं, कोई सोशल मीडिया सेलिब्रिटी जैसे हैं। सेलिब्रिटी? मुझे लगा था कि वे बस दिखावा करने वाले लोग होते हैं। पर इनमें भी हुनरमंद लोग होते हैं क्या? पता नहीं, पर सुना है कि ये उस्ताद दिखावे पर ध्यान नहीं देते, जो लोग इनका खाना खाते हैं, वही इनकी मशहूरी करते हैं। तभी तो, ये कबाब गजब महक रहे हैं और हमारे सामने ही तैयार हो रहे हैं। आज तो ज्यादा ही लेकर चखने पड़ेंगे। अध्याय 137, नितिन और लक्ष्य के बड़े सपने। कबाब, सीखें। उफ। नींद में नितिन अनजाने में बुदबुदा रहा था और उसका हाथ हवा में ऐसे चल रहा था जैसे वह मांस पिरो रहा हो। लक्ष्य अभी भी जाग रहा था। वह कमरे में लेटा सीधे छत को घूर रहा था। उसके हाथ, भले ही सिर के नीचे दबे थे, पर अभी भी उनमें हल्की सी थकावट वाली थरथराहट थी। दोपहर की उस भयानक मशक्कत के बारे में सोचकर वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आधी रात को सो जाने के बजाय अकेले क्यों खिसिया रहे हो? क्या दिन भर की थकान काफी नहीं थी? नितिन न जाने कब जाग गया था, पर लक्ष्य की हंसी सुनकर उसने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। लक्ष्य दिन के उन दृश्यों को याद करके सिहर उठा। वे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, उस्ताद की रफ्तार का वे किसी भी हाल में मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। भले ही उस्ताद मोहित अकेले भून रहे थे, पर उनकी रफ्तार बिजली जैसी थी। 1.5 मिनट से भी कम समय में वे 100 सीखें भून देते थे। जो माल ये दोनों 20 मिनट लगाकर तैयार करते, उस्ताद उसे 3 मिनट में स्वाहा कर देते। फिर ग्राहकों की भारी भीड़ इन दोनों को सीखें पिरोते हुए ऐसे घूरती जैसे जान ले लेगी, जिससे वे बुरी तरह नर्वस हो जाते थे। लक्ष्य ने नितिन के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अचानक उठकर बैठ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने नितिन को देखते हुए पूछा, नितिन, तुझे क्या लगता है, क्या हम उस्ताद मोहित के शागिर्द बन सकते हैं? नितिन हक्का बक्का रह गया। शागिर्द? तेरा मतलब क्या है? लक्ष्य बोला, देख, तू तो उस्ताद को जानता ही है, वो एक जगह हफ्ते भर से ज्यादा नहीं रुकते। पर आज तूने देखा कि उनकी कितनी डिमांड थी। क्या ऐसा कोई मौका है कि हम उनसे कबाब भूनने का हुनर सीख लें, ताकि जब वो यहाँ से जाएं, तो हम अपने शहर वापस जाकर अपना खुद का काम शुरू कर सकें? नितिन को थोड़ा झटका लगा, तेरे दिमाग में ये आइडिया कब आया? और हमारी उन नौकरियों का क्या? धत, वैसी नौकरियों को मार गोली। उन्हें हम कभी भी छोड़ सकते हैं। हम दिल्ली में इतने समय से हैं, क्या तुझे वहां कभी अपनापन महसूस हुआ? नितिन ने कुछ देर सोचा और कहा, सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। हमेशा ऐसा लगता है जैसे हम बाहरी हैं। हमारी जैसी स्थिति में तो वहां पैर जमाना नामुमकिन लगता है। वही तो, सच बताऊं तो मुझे भी दिल्ली की वो भागदौड़ और तनाव पसंद नहीं है। वहां आदमी को कोल्हू के बैल की तरह जोता जाता है। मैं कब से वापस आना चाहता था, पर समझ नहीं आता था कि यहां आकर करूंगा क्या। नितिन ने सहमति में सिर हिलाया, तो तू उस्ताद मोहित से हुनर सीखना चाहता है? लक्ष्य ने जोर से सिर हिलाया, हम शायद किसी और चीज में अच्छे न हो, पर कबाब भूनना हम संभाल सकते हैं। अगर हम उस्ताद का आधा हुनर भी सीख गए, तो समझ ले हम कामयाब हो गए। नितिन का मन भी डोलने लगा, तो तेरा प्लान है कि उस्ताद के जाने के बाद भी हम यही काम जारी रखें? लक्ष्य ने सिर हिलाया, हम वापस अमृतसर या लुधियाना चलेंगे। नीलकंठ पर्वत पर किराया और दाम बहुत ज्यादा हैं, नया काम शुरू करने के लिए ये जगह ठीक नहीं है। अपने शहर वापस जाना बेहतर है, जहां कम पैसों में भी काम शुरू हो सकता है, जैसे पुरानी गलियों वाले कबाब सेंटर होते हैं। क्या ख्याल है? नितिन अब उत्साहित हो रहा था, उसे लक्ष्य का आइडिया जंच गया था। आइडिया तो जबरदस्त है, पर क्या तुझे लगता है उस्ताद हमें सिखाने के लिए मानेंगे?
कल तू उनसे पूछ कर देख ले। तू पूछ, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। शर्म तो मुझे भी आ रही है। चल पत्थर कागज कैंची करते हैं, जो हारेगा वो पूछेगा। नितिन ने पत्थर चुना था और लक्ष्य के कागज से हार गया। वह काफी चिढ़ गया। अरे, मैं कैंची बनाने वाला था, वो तो सीके पिरो पिरो कर मेरी उंगलियां इतनी अकड़ गई हैं कि मुट्ठी खुल ही नहीं पाई। लक्ष्य हंसा, दिन भर मुट्ठी भींच कर जो सीके बनाई हैं, मुझे पता था तू पत्थर ही चुनेगा। अब कल तू ही पूछेगा। नितिन चिढ़कर बोला, ठीक है, मैं पूछ लूंगा। पर अगर उस्ताद सिखाने को मान भी गए, तो मैं तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करूंगा। लक्ष्य चकरा गया, क्यों? नितिन ने गर्व से कहा, मैं अपना खुद का काम शुरू करूंगा। फिर देखेंगे कि कौन बेहतर करता है। अगर तेरा काम नहीं चला, तो मैं तुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लूंगा। मैंने तो अपनी दुकान का नाम भी सोच लिया है, रोजाना ताज़ा कबाब, उस्ताद की तरह एकदम ताज़ा माल। मुझे नहीं लगता कि इसमें कमाई नहीं होगी। कमाई की बात सुनकर लक्ष्य के मन में भी लालच आ गया। उसने आज उस्ताद मोहित की कमाई का हिसाब लगाया था और उसे जलन होने लगी थी। सारी सीखें इन दोनों ने पिरोई थी, इसलिए उन्हें गिनती याद थी। सुबह 3,000 और दोपहर में भी लगभग 3,000। अगर एक सीख पर 2 रुपये का भी मुनाफा मान लें, तो शुद्ध मुनाफा कम से कम 12,000 रुपये होता है। और ये तो सिर्फ कबाबों का था। सिर्फ कबाबों का मुनाफा उनकी महीने भर की तनख्वाह से ज्यादा था। असली मलाई तो आलू और पत्ता गोभी में थी। एक आलू की प्लेट सस्ती लगती है, पर एक आलू से 20 से ज्यादा स्लाइस निकलती हैं। एक आलू आता कितने का है? और पत्ता गोभी 1 किलो में कई प्लेटें बन जाती हैं। लहसुन महंगा होने के बावजूद मुनाफा कम से कम 50% था। आज उन्होंने कितना माल बेचा होगा, सोचकर ही मुंह में पानी आने लगता था। उस्ताद मोहित को पैसा बनाना खूब आता है, मुझे वाकई बहुत जलन हो रही है। नितिन ने भी सहमति दी, मुझे लगता है उस्ताद ने आज कम से कम 10,000 रुपये बनाए होंगे, जो मेरी 2 महीने की पगार से ज्यादा है। लक्ष्य ने मजाक उड़ाया, तेरी इस हिसाब किताब की समझ के साथ तू दुकान चलाएगा, सड़क पर आ जाएगा। 10,000 नहीं, मेरा हिसाब कहता है कि कम से कम 20,000 या शायद 30,000 के आसपास। क्या सच में? अगर मैं इतना कमा लूं, तो मैं जल्दी ही बड़ी गाड़ी और बड़ा घर ले लूंगा। हाँ भाई, 1 महीने में गाड़ी और 3 महीने में घर, ये सपना नहीं हकीकत बन सकता है। धत तेरे की, कल चाहे जो हो जाए, मैं शागिर्द बनकर ही रहूंगा। चाहे सिर क्यों न फुड़वाना पड़े, मैं उनसे सीख कर रहूंगा। अगर तू अमीर बन गया तो मुझे मत भूलना। फिक्र मत कर, तुझे सीखे पिरोने के लिए पक्का काम पर रखूंगा। चल हट, मैं खुद मालिक बनूंगा। डॉट डॉट डॉट। सुबह के 8 बज रहे थे। मोहित अपनी दुकान की ओर बढ़ रहा था। उसका समय सुबह 8 से रात 8 बजे तक का था। मोहित ने अपने सामने उन 2 लड़कों को देखा जिनकी आंखों के नीचे काले घेरे पंडा जैसी आंखें थे। उसने थोड़ा असहज होकर पूछा, क्या कल थकान की वजह से तुम लोग सो नहीं पाए? पगार बढ़वानी है क्या? नितिन और लक्ष्य ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं नहीं, काफी है भाई। जो कहे कि दिन के 1,000 रुपये कम हैं, उसे तो मार पड़नी चाहिए। बस हम थोड़े ज्यादा ही एक्साइटेड उत्साहित थे। मोहित को अजीब लगा, सीखे पिरोने में इतना एक्साइटेड होने जैसा क्या था? वह तो जानलेवा थकान वाला काम था। तभी नितिन थोड़ा कतराने लगा और किसी डरपोक पक्षी की तरह शर्माने लगा। लक्ष्य ने नितिन की कोहनी मारी कि बोल अब। पर नितिन को समझ नहीं आ रहा था कि बात शुरू कहां से करे। मोहित को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने सीधे पूछा, क्या तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो? थक गए हो और अब काम नहीं करना चाहते? देखा जाए तो जिस तरह इन दोनों ने कल हाथ चलाए थे, अगर मोहित उनकी जगह होता तो वो भी भाग खड़ा होता। नितिन ये सुनकर घबरा गया। काम छोड़ना तो दूर की बात थी। घबराहट में उसके मुंह से निकला, ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करना चाहते। हम तो आपको अपना चेला बनाना चाहते हैं। मोहित और लक्ष्य दोनों हक्के बक्के रह गए और नितिन को घूरने लगे। नितिन को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बात सुधारी, ओह, मेरा मतलब था कि आपको चेला नहीं, हम आपके चेले बनना चाहते हैं। अध्याय 138, विशेष मिशन भलाई की खुशबू। क्या मुझे अपना उस्ताद बनाना चाहते हो? मोहित को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया। मैंने तो अभी कुछ समय पहले ही यह काम शुरू किया है, मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता हूँ? मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह ठीक रहेगा। मेरा हुनर अभी इतना बड़ा नहीं है कि मैं किसी को सिखाऊं। लोग हंसेंगे। मैंने सुना है उत्तराखंड और पंजाब में खाना पकाने के कई बड़े इंस्टीट्यूट हैं, अगर सीखना है तो वहां जाओ। अरे भाई, नितिन के चेहरे पर जैसे हवाइयां उड़ने लगी। वो बड़े बड़े स्कूल किताबी बातें सिखाते हैं, पर जैसा स्वाद आपके कबाबों में है, वैसा मैंने पूरे उत्तर भारत में कहीं नहीं चखा। मुझे नहीं लगता कि वहां आपके जैसा हुनर मिलेगा। मोहित ने फिर भी सिर हिलाया। नितिन और लक्ष्य को बहुत निराशा हुई। वाकई, कोई अपना खानदानी हुनर किसी को मुफ्त में क्यों सिखाएगा? यह ऐसी कला है जो पीढ़ियों तक कमाई करवा सकती है, इसे इतनी आसानी से दूसरों को कैसे दिया जा सकता है? दोनों को लगा जैसे उनके ऊपर ठंडी हवा के झोंके चल रहे हों और बैकग्राउंड में कोई उदास गाना बज रहा हो। लेकिन तभी मोहित की अगली बात ने उन्हें पतझड़ की ठिठुरन से निकालकर बसंत की गर्माहट में पहुंचा दिया।
मैं औपचारिक रूप से गुरु चेला वाला रिश्ता तो नहीं मानूंगा, पर अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जैसे ही मोहित ने ये कहा, उसके दिमाग में बावर्ची सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। मेजबान की हुनर साझा करने की इच्छा का पता चला है। भलाई की खुशबू की उपलब्धि हासिल हुई। एक विशेष मिशन शुरू किया गया है। विशेष मिशन, भलाई की खुशबू। कार्य, नितिन और लक्ष्य को कबाब भूनने की कला सिखाएं, उन्हें व्यवसाय शुरू करने में मदद करें और उनकी पहली दैनिक आय 1000 रुपये तक पहुंचाएं। इनाम, शेफ लेवल जोड़ 5, नया कौशल, पकवान की पुकार। पकवान की पुकार सुनने की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे खाना पकने के दौरान आने वाली आवाजों से उसकी स्थिति का सटीक अंदाजा लगाया जा सके। शर्त, मिशन स्वीकार करने के बाद इस हफ्ते के अलावा बाकी साप्ताहिक मिशन तब तक रुके रहेंगे जब तक ये पूरा नहीं होता। वाह, इतनी अच्छी चीज। मिशन के इनाम देखकर मोहित की आंखें चमक उठीं। शेफ लेवल बढ़ना तो ठीक था, पर नए कौशल मिलना बहुत दुर्लभ बात थी। आंख और नाक की शक्ति पहले ही बढ़ चुकी थी, अब कानों की बारी थी। स्वीकार है। मिशन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया। इनाम के तौर पर लेवल जोड़ 5 और नया कौशल दिया गया। मिशन फेल होने पर इनाम वापस ले लिया जाएगा। मोहित ने अब उन दोनों भाइयों से पूछा जो खुशी के मारे लगभग जमीन पर लौटने वाले थे, तो तुम दोनों हुनर सीखने के बाद दुकान खोलने का सोच रहे हो? लक्ष्य और नितिन ने अपनी खुशी पर काबू पाया। फिक्र मत कीजिए उस्ताद, अगर हम दुकान खोलेंगे भी तो यहाँ नीलकंठ पर नहीं। हम अपने घर अमृतसर वापस जाकर काम शुरू करेंगे। मोहित हंसा और बोला, मुझे उस्ताद कहने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ भी दुकान खोलो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो वैसे भी 1 हफ्ते बाद यहाँ से चला जाऊंगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। मोहित के बारे में उनका अंदाजा सही था, वह एक जगह टिकने वाले इंसान नहीं थे। नितिन ने कहा, यहाँ दुकान खोलना बहुत महंगा है भाई। घर पर परिवार का साथ होगा और शुरुआती खर्चा भी कम लगेगा। मोहित ने सिर हिलाया, ठीक है। अगले कुछ दिन तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। जब भी समय मिलेगा मैं तुम्हें तकनीक सिखाऊंगा और अपना खास मसाला बनाने का तरीका भी बताऊंगा। इस हफ्ते के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे शहर चलूंगा ताकि तुम्हारी दुकान शुरू करवाने में मदद कर सकूं। नितिन और लक्ष्य सन रह गए। उस्ताद ने न केवल अपना सीक्रेट नुस्खा देने की बात की, बल्कि साथ चलकर दुकान शुरू करवाने का वादा भी किया। मोहित जैसा इंसान जिस दुकान के साथ खड़ा हो जाए, वहां तो भीड़ लगनी ही थी। उनकी सफलता अब लगभग तय थी। उस्ताद, आपका यह आसान हम कभी नहीं भूलेंगे। नितिन भावुक होकर कुछ कहने ही वाला था कि मोहित ने उसे बीच में ही टोक दिया, बस बस। भावुक होने की जरूरत नहीं है, काम पर ध्यान दो। आखिरकार मोहित ने उन्हें औपचारिक चेला तो नहीं बनाया, पर वे उसे उस्ताद ही कहते रहे। इस खुशी ने उनकी रात भर की थकान मिटा दी थी। उनके हाथ अब रॉकेट की रफ्तार से चलने लगे और उन्होंने 1 घंटे में 320 कबाब तैयार कर दिए। विकास, जो सुबह एक बार आ चुका था, फिर से अपनी गाड़ी लेकर पहुंचा। इस बार गाड़ी ताज़ा समुद्री सीपियों ऑयस्टर्स से भरी थी। मोहित ने उससे हाथ मिलाया और कहा, सुबह सुबह तुम्हें दोबारा चक्कर लगवाना पड़ा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। विकास हंसकर बोला, उस्ताद, मैं तो दिन में 10 चक्कर लगाने को तैयार हूँ। मोहित ने गाड़ी से एक सीपी निकाली। विकास ने समझाया, ये एकदम ताज़ा माल है। सर्दियों में ये आकार में थोड़े छोटे होते हैं, पर इनका स्वाद इस मौसम में सबसे बेहतरीन होता है। मुझे तुम्हारे माल पर भरोसा है। मोहित ने नितिन और लक्ष्य को आवाज दी कि इन्हें अंदर ले जाएं। ये सब मोहित ने किसी ऑर्डर के लिए नहीं, बल्कि खुद के खाने के लिए मंगवाया था। आखिर दुकान अपनी है, तो कभी कभी मनमर्जी तो चलती है। आज नाश्ते में भुनी हुई सीपियां ग्रिल्ड ऑयस्टर्स खाएंगे, क्या ख्याल है? उस्ताद, आप महान हो। ये तो मेरी पसंदीदा चीज है। नितिन के मुंह में पानी आने लगा। तुम दोनों को इन्हें साफ करना और खोलना आता है, हमें बस खाना आता है। नितिन और लक्ष्य ने एक साथ कहा। मोहित के माथे पर जैसे बल पड़ गए, तुम लोग देवभूमि के होकर भी ये सब साफ करना नहीं जानते। मम्मी पापा कर देते थे, हम तो बस थाली पर बैठ जाते थे, लक्ष्य ने मासूमियत से जवाब दिया। ठीक है, ध्यान से देखो और सीखो। कहने को तो मोहित ने भी यह काम सिर्फ किताबों में पढ़ा था, पर कल रात उसने सिस्टम में इसकी काफी प्रैक्टिस की थी, इसलिए उन दोनों को बिल्कुल नहीं पता चला कि उनका उस्ताद भी यह काम पहली बार कर रहा है। अध्याय 139, लहसुन और मिर्च का जादुई तड़का। मोहित ने एक सीपी ऑयस्टर उठाए और उसे किनारे से पकड़कर सीधा किया। इसे ध्यान से देखो, चाकू के पिछले हिस्से से यहाँ कुछ बार चोट करो ताकि एक छोटा सा छेद बन जाए। बोलते ही उसने रसोई के चाकू के पिछले हिस्से से ठक ठक करना शुरू कर दिया। ताज़ा सीपियों के खोल कसकर बंद होते हैं और बिना चोट किए उन्हें खोलना नामुमकिन होता है। चाकू की चोट से खोल पर कुछ दरारें उभर आईं। मोहित ने खोल झाड़ा और एक छोटा चाकू उस छेद में डालकर घुमाया, जिससे खोल झटके से खुल गया। हाथ की एक सफाई के साथ पारभासी और ताज़ा मांस उन तीनों के सामने था। ताज़ा सीपियों में कोई गंदी महक नहीं होती, बस एक हल्की सी सौंधी खुशबू होती है जिसे केवल तेज नाक ही पकड़ सकती है। नितिन अपने फोन से ये सब रिकॉर्ड कर रहा था।
वह इसका छोटा वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर डालना चाहता था ताकि उस्ताद की मशहूरी हो और उसे खुद भी बाद में सीखने में आसानी रहे। देखा, बस इसी तरह करना है। नितिन ने फोन जेब में रखा और लक्ष्य की ओर सिर हिलाया। अगर वे इतनी सरल चीज नहीं सीख पाए तो उनका सीखना ही बेकार था। मोहित ने उन्हें 2 चाकू थमाते हुए कहा, अब तुम दोनों शुरू हो जाओ। अपनी भूख के हिसाब से कम 20 सीपियां साफ करो, ये तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। शर्माने की जरूरत नहीं है, पेट भरकर खाना। ये सीपियां अभी बाजार में बहुत सस्ती थीं, कोई कीमती चीज नहीं थी, और मोहित को डर था कि ये दोनों मेहमान नवाजी के चक्कर में कम ना खाएं। नितिन हंसा, फिक्र मत कीजिए उस्ताद, आपके साथ हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मोहित ने सिर हिलाया, जब तक तुम ये कर रहे हो, मैं तुम्हें इसका खास सॉस बनाना सिखाता हूँ। उसने साफ किए हुए लहसुन की एक कटोरी निकाली, जो उसने बावर्ची सिस्टम के माध्यम से मंगवाई थी। ये महंगे जरूर थे पर इनकी क्वालिटी लाजवाब थी। सीपियों का असली स्वाद इसके लहसुन और मिर्च वाले तड़के गार्लिक चिली सॉस में होता है। इसे बनाने के 2 हिस्से हैं, कच्चा मसाला और पका हुआ मसाला। अभी मैं कच्चे मसाले पर काम कर रहा हूँ। दोनों भाई सीपियां खोलने के साथ साथ मोहित की बातें ध्यान से सुन रहे थे। खोल टूटने की आवाज इतनी तेज नहीं थी कि उन्हें सुनने में दिक्कत हो। याद रखना, लहसुन को हमेशा बारीक काटना है, उसे कूटना क्रश नहीं है। कूटने से वह पानी छोड़ देता है और खट्टा हो जाता है, जिससे स्वाद बिगड़ जाता है। मोहित का हाथ तेजी से चला और देखते ही देखते लहसुन बारीक मोतियों जैसा कट गया। अब इसमें मसाले डालेंगे। ताज़ा समुद्री चीज़ों के लिए हमेशा मिलावट रहित मसालों का चुनाव करें। जैसे जैसे तुम इसे मिलाओ, इसमें थोड़ा रिफाइंड तेल डालते रहो, इससे तापमान सही रहता है और लहसुन का तीखापन जुबान नहीं जलाता। मोहित एक एक कदम विस्तार से समझा रहा था, बिना कुछ छुपाए। वे दोनों मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। लहसुन का तड़का तैयार करने के बाद मोहित ने धुली हुई लाल मिर्च की कटोरी उठाई। अब हम पका हुआ हिस्सा बनाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से लाल मिर्च होगी। अगर आप 5 भाग लहसुन और 1 भाग मिर्च का अनुपात रखेंगे तो ये काफी तीखा होगा, इसे आप अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकते हैं। नितिन की आंखें चमक रही थीं। उसने लक्ष्य से फुसफुसाते हुए कहा, वाह यार, उस्ताद के चाकू की सफाई तो देख, क्या बारीक लहसुन काटा है, बेमिसाल। लक्ष्य ने उसे कोहनी मारी, फुसफुसाना बंद कर, ध्यान दे। तभी अचानक उन्हें मोहित की आवाज सुनाई दी, लो, लहसुन और मिर्च का तड़का तैयार है। हैं? नितिन और लक्ष्य ने मोहित की तरफ और फिर कढ़ाई में उबलते हुए खुशबूदार मसाले को देखा। वे हक्के बक्के रह गए। यह क्या हुआ? कोई मुझे बताएगा कि अभी हुआ क्या? अभी 1 सेकंड पहले तो उस्ताद मिर्च काट रहे थे। पलक झपकते ही तड़का तैयार कैसे हो गया? कढ़ाई में तेल कहाँ से आया? और यह खौल क्यों रहा है? तेल गरम कब किया? नितिन और लक्ष्य की हालत उस छात्र जैसी थी जो ब्लैकबोर्ड पर मास्टर जी को पहला शब्द लिखते देखता है, एक पल के लिए नजर हटाता है और जब दोबारा देखता है तो पूरा बोर्ड भरा होता है। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम देख मोहित ने पूछा, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया क्या? लक्ष्य झेपते हुए हंसा, उस्ताद, मिर्च काटने के बाद हमारा दिमाग जैसे हैंग हो गया। क्या आप एक बार फिर दिखा सकते हैं? उसने मन ही मन नितिन को कोसा कि उसकी बातों के चक्कर में ध्यान भटक गया। मोहित मुस्कुराया, जरूर, आज भीड़ ज्यादा होगी तो ये सॉस काम ही आएगा। पर इस बार ध्यान देना, मैं दोबारा सिर्फ आज ही दिखा रहा हूँ। उसने फिर से मिर्च और लहसुन काटा। पैन गरम करो, तेल डालो और जब तेल 70% गरम हो जाए तो आधा तेल निकालकर सीधे कटे हुए मसाले पर डाल दो। इससे मसाला कढ़ाई में जलता नहीं है। अच्छे से मिलाओ और फिर वापस कढ़ाई में डाल दो। इस कदम के साथ ही पूरी दुकान लहसुन और मिर्च की सौंधी खुशबू से महक उठी। एक लंबी सांस लो और इस खुशबू को याद कर लो, जब ऐसी महक आए, समझो मसाला एकदम सही पका है। नितिन और लक्ष्य ने आज्ञाकारी बच्चों की तरह गहरी सांस ली। नितिन ने जोश में कहा, उस्ताद, अगर मैं ये सॉस बनाना सीख गया तो मैं जूते का सोल भी भूनकर बेचूं तो लोग लाइन लगा लेंगे। बिल्कुल, जूते का सोल क्यों, सिर्फ इस सॉस के साथ पाव भी बेचेंगे तो चांदी हो जाएगी। मोहित ने उनकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, पैसा कमाना जरूरी है, कोई भी पैसे से नफरत नहीं करता। पर याद रखना, पैसा कमाना पर अपनी जमीर बेचकर नहीं। अगर भविष्य में तुमने दुकान खोली और मिलावट की या क्वालिटी गिराई तो मैं खुद तुम्हारे पड़ोस में दुकान खोलकर तुम्हें बिजनेस से बाहर कर दूंगा। मैं अपने हुनर की बदनामी बर्दाश्त नहीं करूंगा, याद रहेगा। नितिन और लक्ष्य ने सीने पर हाथ रखकर वादा किया, आप फिक्र मत कीजिए उस्ताद, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मोहित ने संतुष्टि में सिर हिलाया, ठीक है, अब इन सीपियों को अच्छे से धो लो ताकि खाते वक्त मुंह में कोई किरकिराहट ना आए। ग्राहकों की खुशी इन्हीं छोटी चीजों में छिपी होती है। ईमानदारी से काम करोगे तो बरकत अपने आप आएगी। जब वे सीपियां धो रहे थे, मोहित ने थोड़ा हरा प्याज काटा। हरा प्याज अंत में छिड़का जाता है, इससे रंगत और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। चलो, अब भूनना शुरू करते हैं। अध्याय 140, मर्दानगी का पावर हाउस और खूबसूरती का राज। नीलकंठ पर्वत का सूर्योदय वाकई बहुत खूबसूरत है। पायल मुख्य शिखर से दक्षिण द्वार की ओर टहलते हुए आ रही थी।
उसके जहन में अभी भी बादलों के बीच से निकलते लाल सूरज का वो अद्भुत नज़ारा बसा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह दक्षिण द्वार के पास पहुंची, उसकी यादों पर एक और चीज हावी होने लगी। वो खुशबू। क्या बात है, ये खुशबू इतनी तेज क्यों है? पायल अपनी यादों से बाहर निकली और तुरंत समझ गई कि यह सूरज की खुशबू नहीं, बल्कि मोहित के कबाबों की दुकान से आ रही महक थी। वह सूर्योदय देखकर ठीक उसी समय लौटी थी जब मोहित अपने स्टाफ के लिए नाश्ता बना रहा था। सीपियां ऑयस्टर्स अभी तंदूर पर रखी ही गई थीं, लेकिन लहसुन और मिर्च वाले तड़के की खुशबू ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। गट। पायल ने अपनी लार गटक ली। उसके स्वाद की कलियों को कल का जायका याद आ गया और वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। मोहित ने तंदूर पर अभी सिर्फ 3 सीपियां रखी थीं। आखिर वह पहली बार इन्हें भून रहा था, वह इनकी हर बारीकी को समझना और याद करना चाहता था। नितिन और लक्ष्य को भले ही यह अजीब लगा, पर उन्हें अपने उस्ताद पर पूरा भरोसा था। वे बस चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। इस आकार की सीपियों को पहले से गर्म करने की जरूरत नहीं है। बस ताज़ा लहसुन का मसाला डालो और सीधे भूनना शुरू करो। चट चट। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, सीपियों के मांस से बुलबुले उठने की आवाज आने लगी। मोहित ध्यान से उनके रंग को बदलते देख रहा था, महक के बदलाव को महसूस कर रहा था और उस आवाज को अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर रहा था। खुशबू और भी गहरी होने लगी। मोहित ने पकने की आवाज में आए बदलाव को तुरंत पहचाना। उसने अपना खास तैयार किया हुआ लहसुन मिर्च वाला तड़का उठाया और उसे सीपियों के ऊपर डाल दिया। इस आवाज और खुशबू को याद कर लो। अगर आवाज से न समझ सको, तो खोल के अंदर के पानी को देखो। जब ताज़ा लहसुन 80% पक जाए, तब पका हुआ मसाला डालना है। भुनने की आवाज अब और तेज हो गई थी। पानी सूख रहा था और आवाज एक सी जैसी तेज आवाज में बदल गई। मोहित ने फौरन चिमटा उठाया और सीपियों को तंदूर से हटा लिया। उसने ट्रे में रखी सीपियों को देखा और माथे पर बल डालते हुए बोला, चख कर देखो। खुद एक टुकड़ा उठाते ही मोहित ने असंतोष में सिर हिलाया। रंग और खुशबू उसे बता रहे थे, तुमने मुझे थोड़ा ज्यादा पका दिया है। नितिन ने उत्साह में एक सीपी उठाई। उसने किनारे से पकड़ा जो ज्यादा गर्म नहीं था। वह फोटो खींचने ही वाला था कि मोहित की आवाज आई, इसकी फोटो मत खींचो, ये ठीक से नहीं भुनी है। नितिन ने फोन जेब में रखा और लक्ष्य के साथ मिलकर कबाबों को चखने लगा। सीपियां ज्यादा बड़ी नहीं थीं। चम्मच से एक ही बार में रसीला मांस और लहसुन का तड़का उनके मुंह में चला गया। मैं तो पहले ही कह रहा था, उस्ताद का ये मसाला जूते के सोल को भी लाजवाब बना दे। मुंह में जाते ही सबसे पहले लहसुन का शाही स्वाद महसूस हुआ। तीखी मिर्च और लहसुन का संगम जुबान पर नाचने लगा। फिर सीपियों का असली समुद्री स्वाद उभर कर आया, जिसे लहसुन और मिर्च भी दबा नहीं सके थे। तंदूर की आंच पर मांस थोड़ा सुनहरा और कुरकुरा हो गया था, जो एक अनोखा अनुभव था। एक हल्की बाइट लेते ही मांस की कोमलता मुंह में घुल गई। नितिन और लक्ष्य की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। हल्का नमकीनपन, मांस की मिठास और तंदूर का सौंधापन, सब कुछ एक दूसरे में सिमट गया था। मुझे यकीन है कि पूरे देश में इससे बेहतर भुनी हुई सीपियां नहीं मिलेंगी। दुख बस इस बात का है कि मेरे पास शब्द कम हैं। नितिन ने दिल से तारीफ की। मोहित फिर भी नाखुश था, थोड़ी ज्यादा पक गई हैं, ये बेस्ट नहीं है। उसे लगा कि वह चिमटा उठाने में 1 सेकंड लेट हो गया, जिससे जूस थोड़ा सूख गया था। अगला राउंड। इस बार मोहित ने उन्हें थोड़ा जल्दी उतार लिया। नितिन और लक्ष्य ने फिर चखा। ये भी कमाल है, पहले वाले से ज्यादा नर्म है। लेकिन मोहित को लगा कि ये अपने शिखर पीक स्टेट तक नहीं पहुंची थी। जारी रखो। एक बार फिर थोड़ा ज्यादा पक गया, फिर थोड़ा कच्चा रह गया। पर मोहित अब परफेक्ट टाइमिंग के बहुत करीब था। अब सही है। आवाज जैसे ही एक खास बिंदु पर पहुंची, मोहित ने बिजली की फुर्ती से उन्हें उतारा और एक टुकड़ा मुंह में डाला। मसाले को किनारे करते हुए मोहित ने सीधे मांस को चखा। बाहर से हल्का सा सौंधापन, अंदर से बेहद नर्म और रसीला, यही वह स्वाद था जिसकी उसे तलाश थी। उसने आंखें बंद कर लीं और उस खुशबू, रंग और आवाज को अपने जहन में हमेशा के लिए कैद कर लिया। नितिन और लक्ष्य ने भी इसे चखा और आखिरकार उन्हें फर्क समझ आया। पहले वाली सीपियां थोड़ी ज्यादा कुरकुरी थीं, बाद वाली थोड़ी ज्यादा नर्म, पर यह वाली दोनों का बेहतरीन मेल थी। स्वाद मांस के रेशे रेशे में कैद था। लेकिन ये टाइमिंग, हम दोनों के बस की बात नहीं है। नितिन और लक्ष्य को अपनी औकात पता थी। उन्हें एहसास हो गया कि वे हुनरमंद तो बन सकते हैं, पर उस्ताद जैसा जीनियस बनना उनके बस का नहीं। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा पका हुआ वर्जन मेरे लिए सही है, मुझे वो कुरकुरापन पसंद है। नितिन ने हंसते हुए कहा। और मुझे कम पका हुआ, क्योंकि मुझे कोमलता पसंद है। लक्ष्य ने भी अपनी पसंद तय कर ली। दोनों ने तय कर लिया कि भविष्य में वे अपनी दुकान पर कौन सा खास जायका बेचेंगे। वहीं दूसरी ओर पायल दुकान के बाहर खड़ी भूख और लालच से लगभग रोने वाली हो गई थी। अध्याय 141, कबाब और गर्मा गर्म रोटियों का संगम। अरे भाई, आप तीनों हटे कट्टे नौजवान ऐसे मजे से खा रहे हैं जैसे दुनिया में और कोई है ही नहीं। क्या आपने सोचा है कि हमें कैसा महसूस हो रहा है? मैं कब से यहाँ खड़ी देख रही हूँ और आप लोग बस भूनने और खाने में मशगूल हैं, एक बार मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा।
मैं भी अपने इलाके की जानी मानी सुंदरी हूँ। ओह उस्ताद जी, क्या आप ये भुनी हुई सीपियाँ बेच भी रहे हैं या नहीं? मैं कब से यहाँ खड़ी इंतजार कर रही हूँ और आप मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। अचानक आए आवाज सुनकर मोहित और बाकी दोनों चौंक गए। उन्होंने सोचा अचानक ये लड़की कहाँ से आ गई। दरअसल एक खाना पकाने में डूबा था और बाकी दो सीखने में इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि दुकान के दरवाजे पर कोई आकर खड़ा हो गया है। होश में आने के बाद मोहित ने झेपते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, मैं अपने काम में थोड़ा ज्यादा ही खो गया था। हम अभी ये सीपियां बेच नहीं रहे हैं, दुकान अभी आधिकारिक रूप से खुली नहीं है। ये तो बस हमारे स्टाफ का नाश्ता है। क्या स्टाफ का नाश्ता इतना शाही होना जरूरी है? पायल ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गई। तो फिर आप दुकान किस समय खोलते हैं? मोहित ने कहा, हम आमतौर पर 10 बजे के बाद शुरू करते हैं, वरना तब तक कबाबों की सीखें तैयार नहीं हो पाती हैं। पायल ने सोचा, मैं नाश्ता करने आई थी और आपने तो मुझे सीधे लंच पर पहुंचा दिया। अरे उस्ताद जी, प्लीज मेरे लिए थोड़ा अपवाद कर दीजिए ना। मैं सुबह 5 बजे सूर्योदय देखने उठी थी, अब 8 बज चुके हैं और मैंने एक दाना तक नहीं चखा है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या आप मेरे लिए कुछ खाने को बना सकते हैं? एक लड़की का सबसे बड़ा हथियार होता है मासूमियत से अपनी बात मनवाना। क्योंकि पायल की आंखों में आंसू तो नहीं थे, बस मुंह में पानी था, तो उसने प्यार से जिद करने का रास्ता चुना। इससे पहले कि मोहित कुछ कह पाता, नितिन और लक्ष्य उसकी मासूमियत के आगे ढे हो गए और तुरंत उस्ताद को सलाह देने लगे। उस्ताद, देखिए न, बेचारी कब से भूखी है, इसके लिए कुछ बना दीजिए प्लीज। उस्ताद, बस आज की दुकान शुरू कर ही दीजिए, हम अभी से सीखें तैयार करना शुरू कर देते हैं। आज तो हम हजारों सीखें बना लेंगे। मोहित ने बेबसी से इन दोनों की तरफ देखा जो छोटी बहन जैसी मासूमियत के आगे हथियार डाल चुके थे। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, थोड़ा रुको, मैं आज का मीनू बोर्ड लगा देता हूँ। फिर उसने एक छोटा ब्लैक बोर्ड उठाया और लक्ष्य से कहा, इस पर आज का मीनू लिखो। लक्ष्य ने चौक उठाया और मोहित के बताने का इंतजार करने लगा। मटन कबाब 5 रुपये प्रति सीख, लहसुनी पत्ता गोभी 10 रुपये प्लेट, मटन गुर्दा 30 रुपये प्रति नग, लहसुनी सीपियां 15 रुपये प्रति नग, लहसुनी बैंगन 10 रुपये प्लेट। लक्ष्य ने सिर हिलाया और बड़े उत्साह से बोर्ड पर लिखना शुरू किया। उसकी लिखावट वाकई बहुत सुंदर थी, साफ पता चल रहा था कि उसने काफी अभ्यास किया है। मोहित ने वो बोर्ड दुकान के बाहर लटका दिया और पायल ने तुरंत ऑर्डर दिया, 10 मटन कबाब और 4 लहसुनी सीपियां। मोहित जैसे ही अंदर जाने वाला था, बगल वाले पैनकेक की दुकान से शर्मा जी दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, मुझे भी चाहिए, मेरे लिए 20 सीखें और 4 लहसुनी सीपियां लगा दो। उन्हें देखकर मोहित हंस पड़ा, क्यों शर्मा जी, सुबह सुबह अपनी रोटियां छोड़कर मेरे बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं? मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप? शर्मा जी ने बेबसी से आह भरी, अरे खाक बिजनेस, जैसे ही तुम ये कबाब भूनना शुरू करते हो, इसकी खुशबू पूरे दक्षिण द्वार पर फैल जाती है। ऐसे में मेरी रोटियां कौन खाएगा? कहीं इसलिए तो नहीं कि आपकी रोटियां पत्थर जैसी सख्त होती हैं? आप तो वाकई पुरानी बातों को पकड़कर बैठ गए। उस दिन मैंने आपको कल की बची हुई रोटियां बेच दी थी, उसके लिए माफी मांग तो ली। ताज़ा बनी रोटियां असल में बहुत नरम होती हैं। क्या आपने बाद में उन्हें नहीं खाया? मोहित ने सोचा और माना कि बाद वाली रोटियां वाकई नरम थीं और कबाब के साथ उनका स्वाद और भी बढ़ गया था। ठीक है, मेरे दोनों साथियों ने और मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया है। अगर आप मेरी दुकान का साथ दे रहे हैं, तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। हमें 3 ताज़ा रोटियां दे दीजिए, हम मांस को उनमें लपेट कर खाएंगे। शर्मा जी खुश हो गए, शानदार, बस अभी लाया, तुम कबाब भुनो, मैं रोटियां तैयार करता हूँ। मोहित ने तंदूर पर सीखें रख दी। वह अभी भी एक साथ 100 सीखें भून रहा था, आखिर उसके साथियों की भूख भी बढ़ी थी और उन्हें खाली पेट काम पर नहीं लगाया जा सकता था। जल्द ही कबाबों की सौंधी महक फैलने लगी। जिन लोगों ने कल कबाब खाए थे, वे भी आज फिर से लार टपकाने लगे। जीरा, मिर्च और नमक छिड़कते ही कबाब तैयार हो गए। शर्मा जी भी तेज थे। ठीक उसी समय वे एक छोटी प्लेट लेकर दुकान में दाखिल हुए। मोहित ने उत्सुकता से उनकी प्लेट में रखी रोटियों को देखा। ये पहले वाली रोटियों से अलग थीं। शर्मा जी मुस्कुराए, कबाबों को इसमें लपेटकर चखो, मैंने हाल ही में इन्हें बनाया है, ये मेरी तरफ से आपके लिए हैं। मोहित ने सिर हिलाया, पायल और शर्मा जी को उनके कबाब दिए, फिर सीपियों पर लहसुन मिर्च का तड़का छिड़ककर उन्हें सर्विंग प्लेट में सजा दिया। पायल ने बड़े उत्साह से अपनी प्लेट ली, कुर्सी पर बैठी और खाना शुरू किया। पहले उसे बहुत भूख नहीं लग रही थी, पर कबाबों और सीपियों की खुशबू ने उसकी भूख जगा दी थी। शर्मा जी ने एक छोटी रोटी उठाई, हथेली के आकार की, पतली लेकिन लचीली। उन्होंने उस पर 2 कबाब रखे, थोड़ा हरा प्याज डाला, उसे मोड़ा और बड़ी सफाई से खाली सीखें बाहर निकाल ली। फिर उन्होंने एक बड़ा निवाला भरा। वाह, यही तो स्वाद है। जैसे ही रोटी में लिपटा मांस मुंह में पहुंचा, शर्मा जी की आंखें फैल गईं। स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। रोटी की सौंधी महक, मांस का रस और हरे प्याज का कुरकुरापन। ये तो सोने पर सुहागा जैसा था।
उस्ताद मोहित, आपको ये जरूर चखना चाहिए, ये लाजवाब है। मोहित के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। हालांकि ये रोटियां पंजाब या हरियाणा जैसी नहीं थीं, पर खाने का तरीका वही था। जब उसने खुद एक निवाला खाया तो पाया कि रोटी ने भुने हुए मांस के स्वाद को एक नया आयाम दे दिया है। नितिन और लक्ष्य ने भी रोटी कबाब का आनंद लिया और शर्मा जी को थम्स अप दिखाया। शर्मा जी, आपकी रोटियां वाकई दमदार हैं। मजा आ गया। ये रोटियां और हरा प्याज हमारे उस्ताद के कबाबों के साथ एकदम फिट बैठते हैं। मुझे लगता है मैं ऐसी 10 रोटियां खा सकता हूँ। शर्मा जी हंसे और मोहित की ओर झुककर बोले, उस्ताद जी, एक सौदा करते हैं। जब आप कबाब बेचें तो साथ में ये रोटियां भी बेचने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? आपने खुद चखा है कि ये आपके कबाबों के साथ कितनी अच्छी लगती हैं। मैं आपको बिक्री का 10% हिस्सा दूंगा। मोहित ने सिर हिलाया, आपका दाम क्या रहेगा? शर्मा जी बोले, आपके कबाब 5 रुपये के हैं, तो मैं इन रोटियों को कितना महंगा बेचूंगा? 2 रुपये की एक या 5 रुपये की 3? मोहित ने कुछ देर सोचा, ठीक है, ये किया जा सकता है। पर मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए। बस आप क्वालिटी का ध्यान रखना ताकि कोई ग्राहक मुझसे ये शिकायत न करे कि आपकी रोटियों से उनका सिर चकरा गया, वरना मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अध्याय 142, नजरिया बदलो, दुनिया बदलेगी। भाइयों, ताज़ा सीपियों की असली कीमत वही समझ सकता है जिसने इन्हें चखा हो। एकदम ताज़ा माल और मौके पर ही भुना हुआ, असली खेल ताजगी का है। लोकेशन है नीलकंठ पर्वत का दक्षिण द्वार। आप सबका स्वागत है, आइए और लुत्फ़ उठाए। नाश्ता खत्म करने के बाद नितिन ने सुबह शूट किए गए वीडियो को एडिट किया और उसे जायका ग्रुप और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो की शुरुआत मोहित के सीपियां खोलने से होती है, फिर लहसुन मिर्च के तड़के का क्लोजअप और अंत में तंदूर पर उबलती हुई रसीली सीपियों का नज़ारा। सफ़ेद नर्म मांस के ऊपर लहसुन के तड़के की परत किसी को भी लालच देने के लिए काफ़ी थी। वीडियो के अंत में नितिन की एक शरारती और गर्व भरी मुस्कान भी थी। वीडियो पोस्ट होते ही ग्रुप के सदस्यों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हे भगवान, सुबह सुबह ऐसा जुल्म, मेरा पोहा अब बेस्वाद लग रहा है। धत्तेरे की, मेरी गर्मा गर्म कचौड़ियों का स्वाद भी मिट्टी हो गया। नितिन, तू इंसान नहीं है। तुझे उस्ताद मोहित की दुकान पर नौकरी मिली कैसे? मेरा भी मन कर रहा है वहां आने का। कल इसी बंदे ने कहा था कि कबाब खाकर पेट फटने वाला है, फिर इसने 20 पुशअप्स मारे और दोबारा खाने बैठ गया। एट उस्ताद मोहित, उस्ताद जी, मैं बस पहाड़ चढ़ ही रहा हूँ। जो 50 सीखें बुक की थी, उनके साथ 10 सीपियां भी पक्की कर लीजिए। एट उस्ताद मोहित, मर्दानगी के लिए ये पावर हाउस और खूबसूरती के लिए वरदान है। मेरे लिए 20 लगा दो। मैं पत्नी के साथ हूं और हम दोनों की भूख बहुत बड़ी है। सोशल मीडिया पर तो और भी तहलका मच गया, खासकर दक्षिण भारत के दोस्तों के बीच, जो नितिन की उस मुस्कान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। भाई, इसकी मुस्कान कितनी उकसाने वाली है। मैं अभी टिकट बुक कर रहा हूँ। नीलकंठ पहुंचकर इसे इतना काम कराऊंगा कि इसकी मुस्कान ही गायब हो जाए। चलो दोस्तों, उत्तराखंड चलते हैं। सच कहूं तो मुझे कबाबों में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मेरे घर के नीचे भी एक कबाब की दुकान है। पर उस्ताद मोहित का माल देखकर लग रहा है कि हम अब तक कुछ और ही खा रहे थे। एक खाने के शौकीन के नाते मुझे ये चखना ही होगा। चलो भाइयों, इस साल का ट्रैवल प्लान बदल दो। अब तक उत्तर वाले हमारे यहाँ आते थे, इस बार हम ऊपर जाकर जायके का मुकाबला करेंगे। नितिन के उस एक वीडियो ने उत्तराखंड के पर्यटन को अचानक ट्रेंडिंग सर्च में पहुंचा दिया। इसे देखकर दूसरे राज्यों के पर्यटन विभाग भी जलने लगे और खुद को प्रमोट करने के तरीके सोचने लगे। जब कबाबों की चर्चा तेज हुई, तो राजस्थान पर्यटन विभाग भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अपना एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया, जिसके अंत में लिखा था, रंगीले राजस्थान को करीब से जानें, यहाँ की मिट्टी की खुशबू और रजवाड़ों के स्वाद का आनंद लें। जब बात कबाबों की हो, तो दुनिया भारत की तरफ देखती है, और भारत राजस्थान की तरफ। हमारे यहाँ का मांस पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। राजस्थान पर्यटन विभाग के अधिकारी इस वीडियो से बहुत खुश थे। खासकर वो आखिरी लाइन, दुनिया भारत की तरफ देखती है और भारत राजस्थान की तरफ, वाकई दमदार थी। उधर अंशुल नेगी राजस्थान के इस विज्ञापन को देखकर थोड़े परेशान थे। उन्हें लगा कि यह थोड़ा अनुचित है। लोकेश हनवत ने भी यह वीडियो देखा, पर वे अपनी चाय पीते और फाइलें पढ़ते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंशुल को परेशान देखकर वे हंसे और बोले, कुछ सोच रहे हो? अंशुल ने सिर हिलाया, हम अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने अपना विज्ञापन डाल दिया। लोकेश मुस्कुराए, अंशुल, काम करने और लोगों से निपटने के लिए दिल बड़ा और नजरिया खुला रखना चाहिए। सिर्फ छोटे फायदे पर मत जाओ। मैं उनके इस कदम का समर्थन करता हूं, जानते हो क्यों? अंशुल ने नासमझी में सिर हिलाया। लोकेश बोले, पर्यटन एक केक की तरह है, जो इसे स्वादिष्ट बनाता है, ग्राहक उसी के पास जाता है। प्रतियोगिता है, पर एक शर्त पर, जब ग्राहकों की संख्या बहुत ज्यादा हो। अभी घरेलू पर्यटन सिर्फ गर्म हो रहा है। बहुत बड़ा बाजार खाली है। हमें मिलकर इस बाजार को बढ़ाना है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? अंशुल ने लोकेश की बातों पर गहराई से विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि वे वाकई एक बड़े पहलू को नजरअंदाज कर रहे थे।
नजरिया बदलते ही उन्हें राजस्थान का वो वीडियो अब मजेदार लगने लगा। तभी पायल ने फोन चलाते हुए अपने इलाके हरियाणा सीमावर्ती क्षेत्र के पर्यटन विभाग का भी एक वीडियो देखा और कमेंट किए बिना नहीं रह सकी। एक स्थानीय लड़की होने के नाते मैं अपने इलाके के बारे में कहना चाहती हूँ। यहाँ पर्यटकों को ठगने जैसी कोई बात नहीं है। दाम सालों से वही हैं, ये बड़े नहीं हैं। हम स्थानीय लोग भी इसी दाम पर खाते हैं। कमेंट करने के बाद पायल ने फोन रख दिया। अब कबाबों की खुशबू ने उसका पूरा ध्यान खींच लिया था, खासकर वो लहसुन मिर्च वाली सीपियां। उनकी महक उसकी नाक में ऐसी गुदगुदी कर रही थी कि उसे दुनिया की किसी और चीज की सुध नहीं थी। पायल ने एक सीपी उठाई और चम्मच से उसका मांस निकाला। लहसुन और मिर्च में लिपटा हुआ सफेद चमचमाता मांस और ऊपर से हरे प्याज के कुछ टुकड़े, रंग और महक जानलेवा थी। एक ही बार में उसने पूरा मांस मुंह में डाल लिया। चबाने से पहले ही उस सौंधी खुशबू ने उसकी आंखों को खुशी से बंद होने पर मजबूर कर दिया। लहसुन की महक, मिर्च की झंझनाहट और हरे प्याज की ताजगी ने सीपियों के समुद्री स्वाद को पूरी तरह उभार दिया था। हर चीज एकदम सटीक थी। हर निवाला उसे एक नया अनुभव दे रहा था। जायके की बात तो छोड़ ही दीजिए, ऐसा टेक्सचर, बनावट उसने अपनी जिंदगी के सालों में कभी महसूस नहीं किया था। यह इतना स्वादिष्ट था कि उसकी जुबान जैसे स्वाद के भंवर में फंस गई थी। अध्याय 143, खिलाए जाने का इंतजार तो हर कोई करता है। मेरे लिए एक और प्रमोशनल वीडियो तैयार करो, मौके पर ही रेट लिस्ट की शूटिंग करो और सभी जिलों में फिर से जांच करो। सुनिश्चित करें कि कीमतें स्थिर रहें, हमें पर्यटकों को लूटने वाली कोई भी स्थिति बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई एक ऐसी शिकायत आई तो कड़ी कार्रवाई होगी। वैसे, क्या तुमने उत्तर भारत में कबाबों की कीमतों की जांच की है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस्ताद मोहित द्वारा जुटाई गई भीड़ का फायदा उठा सकें? राजस्थान और अन्य पड़ोसी राज्यों के पर्यटन विभागों की सक्रियता देखकर लोकेश हनवत अब खाली नहीं बैठ सकते थे। अंशुल नेगी ने सिर हिलाया और कहा, उस्ताद मोहित से मेरी बातचीत और जमीनी रिसर्च के अनुसार हमारे देवभूमि में मटन कबाब मूल रूप से 2 रुपये प्रति सीख और शाकाहारी चीजें 1 रुपये प्रति सीख के आसपास मिल जाती हैं। केवल राजस्थान के कुछ बहुत दूरदराज के इलाकों में ही ऐसी कीमतें मिल सकती हैं, वरना सामान्य तौर पर एक सीख 6 रुपये से ऊपर की होती है। 2 रुपये में मटन और 1 रुपये में सब्जी, क्या इतने में मुनाफा होता है? अंशुल ने समझाया, सर, हमारे यहाँ अपने फायदे हैं। फिलहाल अमृतसर और लुधियाना जैसे इलाकों में कबाब संस्कृति बहुत विकसित है, जो केंद्र में स्थित हैं और वहाँ संसाधनों, विशेषकर मीट और सब्जियों की भरमार है। कच्चा माल भरपूर होने के कारण लागत कम आती है। इसके अलावा, ज्यादातर दुकानें पारिवारिक स्तर पर चलती हैं, जहां भारी किराया या लेबर का खर्च नहीं होता। इसलिए इस कीमत में भी थोड़ा मुनाफा निकल आता है। और शाकाहारी सीखों को कम मत आंकिए, 1 रुपये की सब्जी वाली सीख पर मुनाफा मटन की 5 सीखों से भी ज्यादा हो सकता है। लोकेश हनवत अंशुल के जवाब से बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि यह तार्किक था और पूरी रिसर्च के साथ दिया गया था। बहुत अच्छे, ऐसा लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ योजना है। अंशुल ने कुछ देर सोचा और कहा, विस्तृत विवरण पर थोड़ा और काम करना होगा। बाद में मैं फिर से उस्ताद मोहित से बात करूंगा कि क्या हम कोई ठोस योजना बना सकते हैं, फिर मैं इसे आपके पास लाऊंगा। लोकेश ने अंशुल का कंधा थपथपाया, पूरे जोश के साथ काम करो। इस बार पूरा उत्तराखंड एकजुट है, हम पंजाब या राजस्थान को सारी लाइमलाइट नहीं ले जाने देंगे, हा हा। अरे भाई, ये कैसी महक है, इतनी सौंधी सुबह सुबह ऐसी रसीली खुशबू, ये तो गुनाह है। और ये लहसुन मिर्च के तड़के की महक, बस सूंघने भर से रहा नहीं जा रहा। ये महक आ कहां से रही है? पायल के बाद मुख्य शिखर से दक्षिण द्वार की ओर पर्यटकों का जत्था उतरने लगा था। दरअसल पायल को तस्वीरें खिंचवाने का ज्यादा शौक नहीं था, इसलिए वह जल्दी आ गई थी, जबकि बाकी लोग ऊपर के नज़ारों को कैमरे में कैद करने के बाद अब नीचे आ रहे थे। इनमें वे लोग भी थे जो कल रात ऊपर ही रुके थे, और वे भी जो पैसे बचाने के लिए नीचे रुके थे और सुबह सुबह चढ़ाई करके ऊपर पहुंचे थे। इन नए लोगों ने अभी तक मोहित की दुकान नहीं देखी थी। मोहित ने अभी अभी कबाब और सीपियां भूनकर खत्म की थी, और हवा में वह गाढ़ा, सौंधा मांस का एहसास घुला हुआ था। कैमरा बैग और चश्मा लगाए एक व्यक्ति ने मोहित की दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, लगता है वहीं से आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। हाँ, वही है, कल मैंने वहां कबाब खाए थे। भाई, वो स्वाद, क्या बताऊं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सुबह भी खुले होंगे, आज तो मजा आ गया। देखते ही देखते मोहित की दुकान के सामने भीड़ जुटने लगी। दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर कीमतें देखकर लोग और भी खुश हो गए, वाह, इतना सस्ता, इस कीमत पर तो नीचे मैदानों में भी मिलना मुश्किल है। उस्ताद, मेरे लिए 10 मटन कबाब और 3 लहसुनी सीपियां लगा दो। मोहित ने जल्दी से कहा, जरा रुकिए भाई साहब, अभी दुकान खुलने का समय नहीं हुआ है। हमने अभी माल तैयार नहीं किया है। लाइन में सबसे आगे खड़े व्यक्ति का नाम सत्यम था। वह फोटोग्राफी का शौकीन था और सुबह ही नीचे से चढ़कर आया था। सत्यम ने शर्मा जी की ओर इशारा किया, जो अभी भी मजे से रोटी में लपेटकर कबाब खा रहे थे, और कहा, पर ये भाई साहब तो खा रहे हैं। मोहित बोला, वह तो बस हमारे नाश्ते के लिए थोड़ा सा स्टॉक था।
मेरे दोनों लड़कों ने अभी नाश्ता खत्म किया है, वे हाथ धोकर काम शुरू करने ही वाले हैं। उसने नितिन और लक्ष्य की ओर इशारा किया जो दुकान के अंदर हाथ धो रहे थे। दोनों ने हाथ हिलाया और सीखे पिरोने बैठ गए। उनकी रफ्तार अब और भी बढ़ गई थी। शर्मा जी इस वक्त बहुत खुश थे क्योंकि वे अकेले थे जो अभी तक खा रहे थे। वे बड़े आराम से रोटी कबाब का लुत्फ ले रहे थे और उनके चेहरे की संतुष्टि देखकर बाकी लोगों के मुंह में पानी आ रहा था। गुड़ गुड़, सत्यम के पेट से आवाज आई। उसने हसरत भरी नजरों से तंदूर के पास रखे कबाबों को देखा। दुकान कब तक खुलेगी? मोहित ने कहा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़ा और इंतजार। मेरे लड़के 10 मिनट में पहली खेप तैयार कर लेंगे, लगभग 100 सीखें। ठीक है, मैं यहीं रुकूंगा। मोहित ने बेबसी से पायल की ओर देखा जो चुपके से खिसकने की तैयारी में थी। उसी की वजह से दुकान इतनी जल्दी खोलनी पड़ी थी। पायल ने जीभ निकाली और थोड़ा झेंपते हुए शर्मा गई। फिर उसे अचानक कुछ याद आया और उसने उत्साहित होकर कहा, उस्ताद, क्यों न मैं सीखे पिरोने में मदद करूं? मैं हरियाणा से हूं और बचपन से ये सब काम देख रही हूं, मेरे लिए ये बच्चों का खेल है। मोहित ने उसे शक की नजरों से देखा, क्या तुम कर लोगी? ये काफी थका देने वाला काम है। पायल ने गर्व से कहा, मैदानों के बच्चे मेहनत से नहीं डरते। तो ठीक है, कोशिश करके देखो। अगर तुम इनकी रफ्तार का मुकाबला कर पाई तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दिहाड़ी दूंगा। अगर आधा भी कर पाई तो 500 और उसी हिसाब से आगे। मंजूर है। पायल खुशी खुशी दुकान के अंदर भागी, दीवार पर टंगा एप्रन पहना, एक सीख उठाए और काम शुरू कर दिया। उसे पैसों की कोई खास चिंता नहीं थी। उसके घर में जब भी जरूरत होती, उसके पिता 2-4 गाय भैंस बेच देते थे, उसे कभी पैसों की कमी नहीं हुई। वह तो बस स्टाफ मील कर्मचारियों का खाना खाने के लिए उत्साहित थी। उसने सुबह मोहित को सबको खिलाते हुए देखा था और उसे वह बहुत अच्छा लगा था। आखिर खिलाए जाने का इंतजार तो हर कोई करता है, चाहे वो 20 साल और कुछ महीनों की ही क्यों न हो। मोहित उसे सिखाने ही वाला था कि सीख कैसे पिरोते हैं, पर एक नज़र देखते ही उसे समझ आ गया कि इसे सिखाने की जरूरत नहीं है। लड़की वाकई में प्रोफेशनल थी। एक और जोड़ी हाथ मिलने से मोहित का काम आसान हो गया था। उनकी यह बातचीत बाहर खड़े लोगों ने सुनी तो वे दंग रह गए। हे भगवान, क्या सीखे पिरोने में अब इतना पैसा है? 1000 रुपये रोज, मतलब महीने के 30,000। मेरी तो पगार ही 8000 है। मैं दिन भर ट्रक चलाता हूं तब जाकर महीने के 10,000 कमा पाता हूं। क्या अब करियर बदलकर कबाब पिरोना सीखना बहुत देर हो चुकी है? आगे खड़े सत्यम ने मोहित से पूछ ही लिया, उस्ताद, क्या आप सीख पिरोने के लिए और बंदे रख रहे हैं? मुझे लगता है मैं भी कर सकता हूं। मोहित ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं नहीं भाई साहब, मुझे डर है कि तंदूर के सामने खड़े खड़े मैं खुद ही न थक जाऊं। पायल के शामिल होने के बाद सीखें बनने की रफ्तार काफी बढ़ गई थी। न केवल एक अतिरिक्त हाथ मिला था, बल्कि नितिन और लक्ष्य भी किसी सुपर पावर के साथ काम कर रहे थे। उनकी हरकतें अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थीं। आखिर जब इतनी सुंदर लड़की सामने बैठकर काम कर रही हो, तो कौन सा नौजवान सुस्ती दिखाएगा? अध्याय 144, भुना हुआ बैंगन भी किसी दावत से कम नहीं। मटन का पहला निवाला मुंह में जाते ही सत्यम की आंखों में आंसू आने को हो गए। इतने सालों से वह जहां भी कबाब खा रहा था, उसे लगा कि उसने अपना वक्त और पैसा बर्बाद किया है। नीलकंठ पर्वत की चोटी पर मिलने वाले ये कबाब इतने स्वादिष्ट कैसे हो सकते हैं? ये तो जायके का असली धमाका था। उस्ताद, ये कबाब तो गजब हैं। पहली बार किसी मटन कबाब से मुंह में ऐसा रसीला विस्फोट महसूस हुआ है। वाह, मजा आ गया। सत्यम की प्रतिक्रिया वही थी जिसकी मोहित ने उम्मीद की थी। आज के कबाब कल के मुकाबले थोड़े अलग थे। कल मोहित ने रान लेग ऑफ लैम्ब का मांस मंगवाया था, लेकिन आज उसने सीने और पेट लैम्ब बेली का मांस इस्तेमाल किया था। रान के मांस में चर्बी कम होती है और वह मैरिनेट किए हुए कबाबों के लिए बेहतर होता है, लेकिन जब बात ताज़ा भूनने की हो तो थोड़ा चर्बी वाला मांस ही सबसे सही चुनाव होता है। तंदूर की आंच पर मोहित के बेहतरीन नियंत्रण की वजह से कबाब की बाहरी परत जल्दी कुरकुरी हो गई थी, जबकि मांस के अंदर का रस और चर्बी पूरी तरह सुरक्षित थी। बाहर से कुरकुरा और अंदर से नर्म और रसीला, यही इसकी खासियत थी। इन कबाबों का टेक्सचर बनावट बेमिसाल है। न केवल ये रसीले हैं, बल्कि इनमें एक हल्का सा खिंचाव और कुरकुरापन भी है। वो जो पहली बाइट पर चर र की आवाज आती है ना, दिल जीत लेती है। पहली खेप की 100 सीखों में से हिस्सा पाने वाले 2 अन्य सज्जनों ने भी दिल खोलकर तारीफ की। ये स्वाद वाकई लाजवाब है। मुझे हमेशा लगता था कि बिजली वाले तंदूर सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, पर उस्ताद मोहित ने साबित कर दिया कि हुनर हो तो इसमें भी लकड़ी वाले तंदूर जैसा स्वाद लाया जा सकता है। सत्यम और बाकी लोगों को ताज़ा सीपियां देने के बाद मोहित ने अंदाजा लगाया कि अब ग्रुप बुकिंग वाले लोगों के आने का समय हो गया है। उसने लाइन में खड़े बाकी लोगों से कहा, माफ कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि अगली खेप पहले से बुक है। हैं, यहाँ बुकिंग भी चलती है? मोहित ने समझाया, जी हाँ, हमारा एक चैट ग्रुप है, उन लोगों ने पहले ही मैसेज कर दिया था और वे पहुंचने ही वाले होंगे। धत्तेरे की, मुझे भी ग्रुप नंबर 2 मैं भी शामिल होना चाहता हूँ।
मैंने अभी सर्च किया, ये उस्ताद काफ़ी मशहूर हैं। बात यह है कि उस्ताद एक जगह टिकते नहीं हैं। वे मुश्किल से एक हफ्ता कहीं रुकते हैं और न केवल जगह बदलते हैं, बल्कि अपना मीनू भी बदल देते हैं। वाह उस्ताद, आप तो बड़े ठाठ से जिंदगी जी रहे हैं। मोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे घूमना फिरना और नई जगहें देखना पसंद है। बस घूमते घूमते थोड़ा बिजनेस भी कर लेता हूँ। वैसे आजकल मैं दिल्ली, लुधियाना और यहाँ ज्यादा सक्रिय हूँ। तभी शुभम, चेतन और करण वहां पहुंच गए। करण ने मोहित का अभिवादन किया, राम राम उस्ताद मोहित। मोहित कुछ कहता, उससे पहले ही करण हंसकर बोला, उस्ताद आपके कबाबों ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। मोहित ने उसे उलझन में देखा, तो करण ने बताया, मैं आपको बता दूं, जब से मैंने ट्रैकिंग शुरू की है, मैं हमेशा पहले दिन चढ़ाई करता हूं और अगली सुबह सूर्योदय की फोटो खींचता हूं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सूर्योदय मिस किया हो। पर कल रात, आपके कबाबों की दावत और थोड़ी ज्यादा ठंड की दवा ड्रिंक के चक्कर में मेरी आंख ही नहीं खुली। पहली बार किसी इंसान की वजह से मेरा सूर्योदय छूट गया। मोहित हंसा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगर आप चाहें, तो आज रात मैं आपको पैक करके माल नहीं दूंगा ताकि आप कल सुबह जाग सकें। करण ने तुरंत हाथ हिलाए, अरे नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करना। सूर्योदय तो फिर कभी देख लूंगा, पर उस्ताद मोहित के कबाब रोज रोज नहीं मिलते। मैंने सोचा था 2 दिन रुकूंगा, पर अब आपके चक्कर में शुक्रवार तक यहीं हूं। शुभम भी हंसा, मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके बुला लिया है, वह आज दोपहर तक पहुंच जाएगी। उस्ताद, सीपियों के अलावा क्या कल हमें पहाड़ी लहसुन के साग वाले कबाब भी मिल सकते हैं? कल साग और बाकी सब्जियां भी मीनू में होंगी। आज रात मुझे उनके लिए खास मसाला तैयार करना है। मोहित अब बैंगन, मिर्च और बाकी सब्जियां भी भूनने की योजना बना रहा था, लेकिन उन सब के लिए अलग तरह के मसालों की जरूरत थी। उसे कल के भुने हुए आलू पसंद नहीं आए थे, इसलिए आज वे मीनू में नहीं थे। बातचीत के दौरान मोहित ने सीखें तंदूर पर रख दी थीं और कोने में ताज़ा साफ की हुई सीपियां सजा दी थीं। ये नज़ारा देखकर करण, शुभम और बाकी लोग बातें भूलकर सीधे तंदूर को घूरने लगे। सीखें और सीपियां सजाने के बाद तंदूर पर थोड़ी सी जगह बची थी, तो मोहित ने वहां एक बैंगन रख दिया। उसने लगभग 25 किलो बैंगन मंगवाए थे, पर लोगों के बीच बैंगन कबाबों जितना लोकप्रिय नहीं था। मीनू में होने के बावजूद लोग इसे नहीं मांग रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी सब्जी बेकार नहीं जानी चाहिए, मोहित ने सोचा। हालांकि बैंगन महंगे नहीं थे, पर एक बावर्ची के लिए खाने की बर्बादी सबसे बड़ी शर्म की बात होती है। सबसे बड़ी बात यह थी कि भुना हुआ बैंगन बेहद स्वादिष्ट होता है, और वह नहीं चाहता था कि लोग इस जायके से वंचित रहें। जब लोगों ने मोहित को तंदूर पर वो लंबा, काला बैंगन रखते देखा, तो वे हैरान रह गए। करण ने ताज्जुब से पूछा, उस्ताद मोहित, क्या आप बैंगन भी भूनते हैं? मैंने पहली बार भुना हुआ बैंगन देखा है। सच में, मेरे घर के नीचे 20 साल पुराना कबाब वाला है, उसने भी कभी बैंगन नहीं भुना। क्या ये चीज वाकई खाने लायक होगी? देखने में तो अजीब लग रहा है, बिल्कुल काला और झुलसा हुआ। क्या इसे पहले छीलना नहीं चाहिए था? मोहित बस मुस्कुराया और बोला, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर खुद देख लीजिएगा। मोहित ने एक कटोरी से तेल निकाला, बैंगन पर उसकी एक परत लगाई और चाकू से उसमें कुछ कट स्लिट्स लगा दिए। फिर उसने कबाबों को पलटा और उनके पकने का इंतजार करने लगा। तेज आंच पर बैंगन का छिलका सिकुड़ने लगा। मोहित ने फिर चाकू उठाया और बैंगन को बीच से चीर दिया। अंदर का सफेद पीला गुदा नजर आने लगा, जो बाहर के काले छिलके से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रहा था। तब तक मटन कबाब लगभग तैयार थे। उसने मसाला छिड़का और करण व बाकी लोगों को दे दिए। वे लोग वहां से गए नहीं, बल्कि कबाब खाते हुए सीपियों और बैंगन के तैयार होने का इंतजार करने लगे। उनके पीछे खड़ा अगला ग्राहक ये देखकर लार टपका रहा था, ये किसी टॉर्चर से कम नहीं था। मोहित ने अब बैंगन के ऊपर ताज़ा लहसुन का पेस्ट बिछा दिया। बैंगन का अपना स्वाद बहुत हल्का होता है, और लहसुन का ये पेस्ट उसे एक नई रूह देने वाला था। उसने चम्मच से थोड़ा और तीखा लहसुन मिर्च वाला मसाला फैलाया, और वह लहसुनी भुना बैंगन तैयार हो गया। मोहित अभी खुद इसका स्वाद चखने ही वाला था कि तभी पायल अंदर से 2 नई तैयार की हुई सीखें लेकर बाहर आई। बैंगन को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और अपनी ठुड्डी हिलाते हुए बड़े प्यार से मोहित की ओर देखा, जैसे कोई बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा हो। मोहित उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। उसने एक जोड़ी डिस्पोजेबल चम्मच उठाए और भुने हुए लहसुनी बैंगन का एक बड़ा टुकड़ा निकाला। अध्याय 145, मैं हूं पायल, आपकी प्रोफेशनल विज्ञापन स्टार। बैंगन का वह नर्म और सौंधा गुदा लहसुन और मिर्च के तड़के से पूरी तरह ढका हुआ था। हालांकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा नहीं थी, फिर भी वह बेहद रसीला दिख रहा था। पायल बड़ी हसरत भरी नजरों से देख रही थी और उस्ताद मोहित को जल्दी खिलाने का इशारा कर रही थी, क्योंकि उसके हाथ सीखे पिरोने में व्यस्त थे। मोहित ने बैंगन का टुकड़ा पायल के गुलाबी होठों के पास लाया, पर सीधे खिलाने के बजाय मजाक में कहा, फूंक मार लो, वरना जुबान पर छाले पड़ जाएंगे। ही, फू, गट। पायल थोड़ा शर्माते हुए हंसी और उसने धीरे से फूंक मारी।
वह बहुत जोर से फूंक नहीं मारना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऊपर सजे मिर्च के टुकड़े और लहसुन उड़ न जाए। 2-3 बार फूंक मारने के बाद उससे और इंतजार नहीं हुआ और उसने एक बड़ा निवाला भर लिया। पर पता चला कि सिर्फ 2-3 बार फूंक मारना काफी नहीं था। बैंगन का जलता हुआ गुदा मुंह में जाते ही पायल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने जोर जोर से सांसें छोड़ना शुरू कर दिया, पर एक पक्की चटोरी होने के नाते पायल की डिक्शनरी में मुंह में आई चीज को बाहर थूकना जैसा कोई शब्द नहीं था। हाँ, उफ, सुंदर लड़कियां जो भी करें वह प्यारा ही लगता है। पायल की इस अजीब सी हरकत पर किसी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि सबको वह घर की किसी जिद्दी और प्यारी छोटी बहन जैसी लगी। वहां मौजूद उम्रदराज लोग तो उसे अपनी बेटी की तरह स्नेह भरी नजरों से देख रहे थे। मोहित ने पायल के हाथ से सीखें ली, उसे चम्मच थमाया और पूरा बैंगन एक प्लेट में सजाकर उसे दे दिया। पायल भी चतुर थी, उसने प्लेट लेकर वहां से हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह वहीं खड़ी होकर मजे से खाने लगी। कच्चा बैंगन सख्त और कसला होता है, लेकिन पकने के बाद वह बिल्कुल बदल जाता है। तंदूर की तेज आंच ने उसके गूदे को इतना मक्खन जैसा बना दिया था कि वह जुबान पर रखते ही घुल रहा था। लहसुन और मिर्च के तड़के ने उसकी ताजगी को और बढ़ा दिया था, जिससे तीनों स्वादों का ऐसा संगम हुआ कि खाने वाला बस खो जाए। लाजवाब उस्ताद, ये बहुत बढ़िया है। मटन से भी बेहतर लग रहा है। पायल ने अपनी प्रशंसा जाहिर की और फिर से बैंगन पर टूट पड़ी। इस बार उसने सिर्फ गूदा नहीं उठाया, बल्कि बैंगन का एक बड़ा हिस्सा छिलके समेत मुंह में डाल लिया। उस निवाले के साथ पायल को जैसे एक नई दुनिया मिल गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी फैल गईं। वाह उस्ताद, छिलके के साथ इसे खाने का मजा ही कुछ और है। भुना हुआ छिलका हल्का कुरकुरा है और अंदर का हिस्सा इतना रसीला। दोनों का साथ में स्वाद बस क्या बताऊं। उस्ताद, आप सच में महान हो। उसने अपना अंगूठा थम्स अप ऊपर उठाया, जो उसकी तारीफ के लिए कम पड़ रहा था। उसका खाने का अंदाज किसी विज्ञापन से कम नहीं था। लाइन में खड़े लोग उसे देख देख कर अपनी लार गटक रहे थे। अब ऐसा कोई नहीं था जो लहसुनी भुना बैंगन ऑर्डर न करना चाहता हो। उस्ताद, क्या अब हमारी बारी है? मुझे 20 मटन कबाब, 2 सीपियां और 1 भुना बैंगन चाहिए। मेरे लिए 30 कबाब और 1 बैंगन। 10 कबाब, 4 सीपियां और 1 बैंगन। 4 सीपियां, 1 बैंगन और 1 लहसुनी पत्ता गोभी। ग्राहकों के ऑर्डर सुनकर पायल गर्व से फूल गई। उसे लगा कि यह सब उसके लाइव विज्ञापन का कमाल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अपने बचपन में पुराने उस्तादों की मदद करती थी। मोहित ने पायल की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा और फिर मजाक में अपनी सबसे सख्त आवाज में कहा, जल्दी हाथ चलाओ और सीखें पिरो, वरना तुम्हारी दिहाड़ी काट लूंगा। पायल ने शरारत से जीभ चिढ़ाए और मुंह बनाया। उसे दिहाड़ी कटने की परवाह नहीं थी, उसे तो बस उस्ताद के हाथों का स्वाद चाहिए था, जो बाजार की किसी भी चीज से हजारों गुना बेहतर था। इसी बीच सीपियां भी भुन चुकी थीं। करण और उसके साथी अपनी प्लेटें लेकर बाहर टेंट के नीचे जा बैठे। उस्ताद मोहित जो भी बनाते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। चाहे वो लुधियाना के वो रोल हो या यहाँ के कबाब, ये सीपियां तो सबसे ऊपर हैं। बस दुख इस बात का है कि मैं उनके हाथ के वो मशहूर समोसे और कोफ्ते नहीं चख पाया। चेतन ने टोकते हुए कहा, भाई तुम समोसों की बात कर रहे हो। तुमने उस्ताद के हाथ के वो मलाईदार मोमोज और शोरबा नहीं चखा। उनकी बाहरी परत बादलों जैसी हल्की होती है और अंदर लबालब रस। एक निवाला और तुम दुनिया भूल जाओगे। मैं एक बार में 30 खा सकता हूँ। करण हंसा, मैंने वो तो नहीं चखे, पर उनके हाथ का बना रोगन जोश चखा है। मेरा एक दोस्त लाया था, भाई क्या मांस था, जैसे मुंह में जाते ही पिघल जाए। शुभम ये सब सुनकर अपनी टपकती लार को अंदर खींचने की कोशिश करने लगा। उसे बहुत अफसोस हो रहा था। धत्तेरे की, क्या मुझे नीलकंठ पर सिर्फ ये कबाब और सब्जियां ही मिलेंगी? भाई, आज से मैं उस्ताद मोहित के हर पकवान का हिसाब रखूंगा, अब और कुछ मिस नहीं कर सकता। चेतन ने उसे चिढ़ाया, कोशिश कर ले भाई, उस्ताद हर हफ्ते जगह बदल देते हैं। क्या तू नौकरी छोड़ देगा? शुभम ने गर्व से एक सीख साफ की और बोला, सच कहूं तो मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, मैं खानदानी रईस हूं। मेरे पिता का पैसा मेरी 7 पुश्तों के लिए काफी है, मैं नौकरी क्यों करूं? करण और चेतन ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में जलन साफ थी। करण के पास पैसा तो था, पर वह शुभम की तरह जब चाहे तब छुट्टी लेकर कहीं भी नहीं जा सकता था। चेतन तो खैर एक आम आदमी था जिसे रोजी रोटी के लिए काम करना ही पड़ता था। तेरी तो, हमें तो बहुत जलन हो रही है। अब आज की दावत तेरी तरफ से, करण ने कहा। शुभम हंसा, दावत क्या चीज है भाई, जितनी मर्जी हो उतना खाओ। चेतन मुस्कुराया, अगर तू कह रहा है, तो फिर मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। शुभम ने कहा, अगर तूने कसर छोड़ी, तो समझूंगा तू मेरा सम्मान नहीं करता। ठीक है, तो फिर मुझे मत कोसना। ये कहकर चेतन खड़ा हुआ और अपनी बेल्ट ढीली कर ली। आज मैं अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। उस्ताद मोहित, जैसे ही तैयार हो जाएं, मेरे लिए 100 सीखें, 1 भुना बैंगन और 4 सीपियां और लगा देना। मैं आज दोपहर को निकल रहा हूं, तो जाने से पहले जी भरकर खाना चाहता हूं। शुभम ने उसे हैरानी से देखा, भाई पैसे की बात नहीं है, पर क्या तू वाकई इतना सब खा पाएगा?
चेतन हंसा, तुझे एक कामकाजी आदमी के पेट की गहराई का अंदाजा नहीं है। पायल की मदद से सीखें पिरोने की रफ्तार बहुत बढ़ गई थी। अब तीनों मिलकर 10 मिनट में 150 से ज्यादा सीखें तैयार कर रहे थे, फिर भी वे मोहित के भूनने की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ग्राहकों की पहली खेप को माल मिल चुका था और अब मोहित उन लोगों के लिए दोबारा भूनना शुरू कर चुका था जिन्हें वंस मोर चाहिए था। आखिर स्वाद ही ऐसा था, दोबारा खाए बिना मन कहाँ भरने वाला था। उस्ताद, 2 गुर्दे और 20 सीखें और कर देना। एक लहसुनी बैंगन और, भाई साहब, महक बहुत गजब है। मेरे लिए एक लहसुनी पत्ता गोभी, 50 मटन कबाब और 10 सीपियां। अध्याय 146, उस्ताद सपनों में भी रियाज करते हैं। दिन एक बार फिर भारी व्यस्तता के साथ गुजरा था। रात के खाने के बाद पायल तृप्त होकर अपने होटल लौट गई थी, जबकि नितिन और लक्ष्य थकान के मारे दुकान के पीछे बने कमरे में ढेर हो गए थे। मोहित, जो उन दोनों से थोड़ा छोटा और शारीरिक रूप से अधिक मजबूत था, काम खत्म होने के बाद भी नई डिशेस पर शोध करने के लिए दुकान पर ही रुका रहा। दोनों भाई वाकई चूर चूर हो चुके थे। दिन भर सीखे पिरोने के अलावा उन्हें मोहित द्वारा सिखाई गई बारीकियों को भी याद रखना था। दूसरी ओर पायल ने कुछ भी याद रखने की जहमत नहीं उठाई थी। उसने सोचा कि जब भी खाने का मन होगा, वह उस्ताद मोहित से कह देगी, तो खुद सीखने की क्या जरूरत। इसलिए वह सिर्फ शारीरिक रूप से थकी थी, जबकि नितिन और लक्ष्य शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकान से जूझ रहे थे। रात 9 बजते बजते वे गहरी नींद में सो चुके थे। मोहित दुकान के पीछे से दिल गुर्दा के पास वाला वह खास मांस हॉट प्रोटेक्शन मीट ले आया, जिसे उसने दिन भर हवा में सुखाया था। ये पंजाब और उत्तर भारत के कुछ खास इलाकों का बेहद मशहूर हिस्सा है। उसने सोचा कि क्यों न नीलकंठ पर्वत की इस चोटी पर भी इस स्वाद का जादू बिखेरा जाए। एक दिन हवा में सूखने के बाद उस मांस का चिपचिपापन कम हो गया था और उसके ऊपर की सफेद झिल्ली मांस से मजबूती से चिपक गई थी, जिससे मांस के टुकड़े थोड़े सिकुड़े हुए लग रहे थे। कमरे में दोनों भाइयों को सोता देख मोहित ने मांस काटने के लिए शोर नहीं मचाया। आखिर एक तेज चाकू से सफाई से मांस काटना भी तो एक बावर्ची के हुनर की पहचान है। उसने बिना आवाज किए मांस के बराबर टुकड़े कर लिए। उन्हें लूडो की गोटी के आकार में काटने के बाद उसने लोहे की सीकों पर पिरोया, 2 सीकों पर 3 बड़े टुकड़े। इस मांस को सूखने से पहले ही मैरिनेट मसाला लगाना किया जा चुका था। तंदूर पर रखने के बाद उसने तेल की एक परत लगाई ताकि नमी अंदर बनी रहे और भूनना शुरू कर दिया। आइडल मोड शुरू। मोहित का शरीर एक बार फिर मशीन की तरह काम करने लगा, पर उसका दिमाग बिल्कुल शांत नहीं था। वह बावर्ची सिस्टम की हर छोटी हरकत और तकनीक को गहराई से समझ रहा था। हालांकि उसने किताबों और रेसिपी से बहुत कुछ सीखा था, पर असल खाना पकाने में कई ऐसी बारीकियां होती हैं जो सिर्फ बार बार प्रयोग करने से ही समझ आती हैं। मसालों को डालने की सही टाइमिंग में बहुत राज छिपे होते हैं। उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में समझाना मुश्किल है। जैसे किताब कहती है कि जब मांस से थोड़ा तेल निकलने लगे तब चुटकी भर जीरा डालें। पर वो थोड़ा कितना है और चुटकी कितनी बड़ी, बिना खुद के प्रयोग के ये समझना नामुमकिन था। स्र स्र बिजली वाले तंदूर पर मांस से आवाजें आने लगीं और उस पर तेल के नन्हे बुलबुले बनने लगे। मोहित का पूरा ध्यान सिस्टम की बारीकियों पर था। चुटकी भर मतलब इतना जीरा, हल्का सा तेल मतलब ये स्थिति। उफ, फिर से थोड़ा ज्यादा पक गया। जारी रखो। वह तो मजे से अपना रियाज कर रहा था, पर होटल में ठहरे पर्यटकों और दुकान के पास मौजूद लोगों की शामत आ गई थी। अरे भाई, ये रात के अंधेरे में कौन जहर घोल रहा है? इतनी कातिल खुशबू। आंखें बंद करके भी बता सकता हूं कि ये उस्ताद मोहित का ही काम है। क्या अब रात को भी दुकान खुलेगी? दुकान तो 8 बजे बंद हो गई थी। अब रात के 11 बज रहे हैं। क्या ये सच में खुशबू है या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? ये महक दिन वाले कबाबों से अलग है। न ये मटन है, न चिकन, ये आखिर किस चीज का मांस है? शुभम तो उस खुशबू से बेहाल हो गया था। भले ही उसने दिन में 3 बार डटकर खाया था, पर उस्ताद मोहित के हाथ का जादू ही ऐसा था। खुशबू सूंघते ही उसके मुंह में लार टपकने लगी। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और चैट ग्रुप पर मैसेज किया, उस्ताद मोहित, क्या आप रात को ये सब भूनकर मुझे तड़पा रहे हैं? मैं सोऊं कैसे? आपको मुझे इसके 30 कबाब देने होंगे, तभी मैं आपको माफ करूंगा। उसका मैसेज जाते ही करण ने भी पोस्ट किया, उस्ताद मोहित, अपनी ये जादुई कला बंद कीजिए। मैं कल सुबह सूर्योदय देखने वाला था, पर आपकी इस खुशबू ने मुझे बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दिया है। वैसे, क्या आप होम डिलीवरी करते हैं? मुझे बहुत भूख लग रही है। पायल, जो ग्रुप में जुड़ चुकी थी, उसने भी कूदते हुए कहा, उस्ताद मोहित, मुझे लगता है मैंने रात को कम खाया था। अगर मैं अभी आऊं तो क्या कुछ मिलेगा? जवाब का इंतजार है, बहुत जरूरी है। मोहित अपने शोध में इतना डूबा था कि उसने फोन की तरफ देखा तक नहीं। तभी नितिन, जिसकी नींद किसी तरह खुल गई थी, फोन हाथ में लिए खिड़की से मोहित को काम करते देख रहा था। उसने ग्रुप पर रिप्लाई किया, शुभम पायल करण, दोस्तों, उस्ताद को परेशान मत करो। वे पिछले 2.5 घंटे से कबाब भूनने का रियाज कर रहे हैं। मुझे शक है कि वे नींद में चल रहे स्लीप वॉकिंग हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब मत करना।
क्या नींद में चल रहे हैं? भाई, नींद में कबाब भूनते हुए कैसे लगते हैं? लाइव दिखाओ। वे आंखें बंद करके अंधेरे कमरे में सिर्फ तंदूर की रोशनी में काम कर रहे हैं। मसालों का नाप एकदम सटीक है और वे खुद से ही बुदा रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा पक गया या थोड़ा कच्चा रह गया। सच्ची यकीन नहीं होता। तभी उस्ताद मोहित का खाना इतना लाजवाब होता है, वे तो साधना में लीन हैं। नितिन दबे पांव दूसरे बिस्तर की ओर गया जहां लक्ष्य घोड़े बेचकर सो रहा था। नितिन ने उसके मुंह और नाक पर हाथ रख दिया। कुछ ही पलों में लक्ष्य छटपटाकर जाग गया। ये क्या? उफ उफ। नितिन ने नाक से हाथ हटाया पर मुंह को कसकर दबाए रखा। लक्ष्य उसे लात मारने ही वाला था कि नितिन ने उसके कान में फुसफुसाया, चुप, एकदम चुप, आवाज मत करना, बाहर देखो। नितिन ने उसे छोड़ दिया। लक्ष्य ने सावधानी से कपड़े पहने और नितिन के साथ बाहर झांकने लगा। उन्होंने मोहित को पूरी तन्मयता से काम करते देखा। लक्ष्य दंग रह गया, तभी तो उस्ताद इतनी कम उम्र में इतने बड़े कलाकार हैं। वाकई काबिले तारीफ है। मोहित का ध्यान पूरी तरह आंच पर था। उसे उन दोनों के जागने का एहसास तक नहीं हुआ। वे दोनों भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, बस चुपचाप देखते रहे। कुछ देर बाद उन्हें फिर से नींद आने लगी और वे वापस बिस्तर पर लुढ़क गए। उनकी आंखें तब खुली जब मोहित की बुलंद आवाज सुनाई दी, नाश्ता तैयार है। नाश्ता तैयार है। अपनी नींद भरी आंखें मलते हुए नितिन और लक्ष्य बाहर आए। उन्होंने देखा कि मोहित बड़े आराम से कबाब भून रहा है और पायल पहले से ही मेज पर बैठी दावत उड़ा रही है। अध्याय 147। क्या मदन लाल जी ने दुकान को चुनौती दी है? यह क्या हो रहा है? क्या कल रात मैं कोई सपना देख रहा था? नितिन ने हैरान होकर मोहित को देखा। कायदे से तो रात भर काम करने के बाद उस्ताद की आंखों के नीचे काले घेरे होने चाहिए थे, उन्हें थका हुआ दिखना चाहिए था। पर मोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी त्वचा धूप में और भी निखर रही थी, वह कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था जिसने रात भर तंदूर के सामने पसीना बहाया हो। इसके विपरीत नितिन और लक्ष्य की हालत खस्ता थी। वे दोनों थके हुए और उनिंदे लग रहे थे। पायल मजे से ताज़ा कबाब चबा रही थी। उसने उन दोनों की हालत देखी और गंभीरता से बोली, नितिन, लक्ष्य, देखो, आजकल जमाना काफी बदल गया है, पर तुम दोनों को थोड़ा संयम रखना चाहिए। अगर तुम्हारी थकान का असर कबाबों पर पड़ा, तो याद रखना उस्ताद तुम्हारी दिहाड़ी काट लेंगे। मोहित हंसा और बोला, कल वाकई बहुत काम था। जाओ, मुंह हाथ धोकर आओ और नाश्ता करो। आज तुम हमारे पंजाब और उत्तर भारत के खास दिल गुर्दा कबाब चख कर देखो। पायल ने थम्स अप दिखाया, बाहर से कुरकुरा, अंदर से रसीला। जितना चबाओ उतना ही स्वाद बढ़ता है। यह इतना लजीज है कि इसके आगे दोस्त यार सब भूल जाऊं। उस्ताद को मेरी तरफ से पूरे नंबर। मोहित खिलखिलाकर हंसा, चाहे जितनी तारीफ कर लो, पगार नहीं बढ़ने वाली। पायल ने नाक से कुढ़ी, मैं तो बस सच बोल रही हूं। ठीक है, ठीक है, जल्दी खाओ। आज बहुत भीड़ होने वाली है। ताकत के लिए पेट भरकर खाना जरूरी है। मोहित के कहे बिना भी पायल कम नहीं खाने वाली थी। उसकी भूख और खाने का अंदाज बिल्कुल देसी था। वह भी सिर्फ 19 साल की थी, कॉलेज के पहले साल में। उसके चेहरे पर अभी भी वो मासूमियत और भोलापन बेबी फैट था। बिना किसी मेकअप के, कबाबों के मसाले और तेल से सने मुंह के साथ जिस तरह वह मजे लेकर खा रही थी, उसे देखकर किसी की भी भूख बढ़ जाए। यहां तक कि मोहित ने भी खुद के लिए 2 एक्स्ट्रा सीखें उठा लीं। जब वे नाश्ता कर रहे थे, 2 लोग केबल कार से जल्दी ऊपर पहुंचे। क्या वही दुकान है जिसके बारे में सब इंटरनेट पर बातें कर रहे हैं? होनी तो वही चाहिए, देखो कितने लोगों ने यहाँ की लोकेशन शेयर की है। शायद वो सामने वाली दुकान है। अंकित ने एक छोटी सी दुकान की ओर इशारा किया और कहा, नाम लिखा है मोहित के कबाब, तो पक्का यही होगी। हाँ, चलो देखते हैं। मैं भी तो देखूं कि ये कबाब कैसे हैं जो मेरे कबाबों की चमक फीकी कर रहे हैं। बोलने वाले एक बुजुर्ग थे जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वे थोड़े नाटे, गोल मटोल, सफेद बालों वाले और सांवले रंग के थे, बिल्कुल किसी गांव के भले बुजुर्ग जैसे। असल में वे थे भी एक गांव के ही रहने वाले, जिन्हें अमृतसर में कबाबों के लिए मदन लाल जी के नाम से जाना जाता था। मदन लाल जी यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आए थे। दरअसल कल उनकी दुकान पर ग्राहक बार बार कह रहे थे कि पता नहीं नीलकंठ पर्वत वाले कबाबों के सामने इनका स्वाद कैसा होगा। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पर्वत वाले कबाब इनसे बेहतर हैं। मदन लाल जी को ये बात थोड़ी चुभ गई। वे अमृतसर में कबाब बनाने वाले सबसे पुराने कारीगरों में से थे। बरसों का तजुर्बा था उनके पास, वे किसी नए छोकरे से कैसे हार सकते थे। बिना देखे राय नहीं बनानी चाहिए, इसी उसूल पर वे अपने बेटे अंकित को लेकर सुबह सुबह नीलकंठ पर्वत पहुंच गए। सुओं, सुओं, ये मटन की खुशबू तो नहीं है? क्या ये पहाड़ के ऊपर लोगों को ठग रहे हैं? मदन लाल जी ने हवा में खुशबू सूंघी और तुरंत पहचान लिया कि यह मटन या चिकन नहीं है। खुशबू अच्छी थी, पर उन्हें लगा कि शायद धोखाधड़ी हो रही है। उन्हें मोहित, जिससे वे अब तक मिले नहीं थे, का यह अंदाज थोड़ा गलत लगा। चलो, पास चलकर देखते हैं। मदन लाल जी सीधे मोहित के कबाब की ओर बढ़े।
नितिन, जो बाहर खड़ा कबाब खा रहा था, उसने मदन लाल जी को आते देखा। उसने अमृतसर में उनके हाथ के कबाब कई बार खाए थे और उन्हें तुरंत पहचान लिया। नितिन के दिमाग में सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया। मदन लाल जी यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये दो उस्तादों के बीच का मुकाबला है? क्या यहाँ जायके की जंग होने वाली है? जो हारेगा वो पहाड़ से कूद जाएगा। उस्ताद, खतरा आ रहा है। नितिन ने फुसफुसाकर मोहित को खबर दी और इशारा किया। वो सामने मदन लाल जी हैं, अमृतसर के बहुत मशहूर कबाब कारीगर। मोहित और पायल ने एक साथ मुड़कर देखा। लक्ष्य भी गर्दन उचकाकर बाहर झांकने लगा। मदन लाल जी जब करीब आए और उन्होंने देखा कि ये लोग खुद ही वही कबाब मजे से खा रहे हैं, तो उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। अगर कोई दुकानदार अपना बनाया हुआ खाना खुद खा रहा है, तो मतलब माल खराब नहीं है। मोहित खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर पूछा, नमस्ते जी, क्या सेवा कर सकता हूँ? मदन लाल जी ने मोहित के तंदूर की ओर इशारा किया और कहा, बेटा, मेरी भी अमृतसर में कबाबों की दुकान है। कल मेरे ग्राहकों ने कहा कि तुम्हारे कबाब मुझसे बेहतर हैं। बस वही स्वाद चखने चला आया। मदन लाल जी बहुत सीधे आदमी थे, उन्होंने कोई बात घुमाई नहीं। मोहित को ये सुनकर मजा आया, उसने विनम्रता से जवाब दिया, जी। स्वाद तो सबकी अपनी पसंद होती है। शायद कुछ लोगों को मेरा हाथ पसंद न भी आए। मदन लाल जी ने सिर हिलाया, उन्हें लगा कि शायद वे थोड़े जल्दबाज हो गए थे। इस कबाब को क्या कहते हो? मोहित बोला, इसे दिलखुश कबाब कहते हैं। ये हमारे पंजाब और उत्तर भारत के कुछ खास हिस्सों की स्पेशलिटी है। ये सुनते ही मदन लाल जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा था कि मोहित मटन के नाम पर कुछ और बेच रहा है, पर यहाँ तो डिश ही अलग थी। उनका चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया और वे अपना सिर खुजलाते हुए हंसने लगे। मुझे लगा महक अलग है तो शायद तुम मटन के नाम पर कुछ और खिला रहे हो, माफ करना बेटा। हालांकि सामने वाले बुजुर्ग थोड़े शक्की मिजाज के लग रहे थे, पर मोहित को उनकी साफगोई पसंद आई। कोई बात नहीं जी, मैं आज ही ये नई डिश शुरू करने वाला हूँ, क्या आप चखना चाहेंगे? मदन लाल जी खुश हो गए, जरूर बेटा, मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। मोहित ने 5 सीखें उठाई और तुरंत भूनना शुरू कर दिया। रात भर के रियाज के बाद उसके हाथों में जादू आ गया था। वह हर काम इतनी सहजता और सफाई से कर रहा था जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग बना रहा हो। मदन लाल जी देख पा रहे थे कि यह हुनर बरसों की मेहनत से नहीं, बल्कि जुनून और लगातार अभ्यास से आया है। उनके काम में एक किस्म का ठहराव था। हुनर तो है लड़के में। उन्होंने मन ही मन माना। अभी उन्होंने चखा नहीं था, पर ताज़ा मांस और मसालों की वो सौंधी महक बता रही थी कि माल एकदम असली है। मटन कबाब के मुकाबले इन कबाबों को भुनने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। जब वे तैयार हो गए, तो मोहित ने ट्रे में सजाकर मदन लाल जी को दे दिए। मदन लाल जी ने तुरंत खाना शुरू नहीं किया। पहले उन्होंने उन्हें गौर से देखा। मटन के भूरे रंग के विपरीत, ये कबाब गहरे लाल रंग के थे, जिनमें से मसालों और भुने हुए तेल की बेहतरीन चमक आ रही थी। दिखने में ये बेहद लजीज लग रहे थे। चर्रा, मदन लाल जी ने पहला निवाला लिया। ऊपर की परत एकदम कुरकुरी थी, जो मुंह में जाते ही बिखर गई। क्या बनावट है! पहली ही बाइट में मदन लाल जी ने मन ही मन मोहित को सलाम ठोक दिया। अध्याय 148, कुरकुरे किनारों का जादू। चर्रा, मदन लाल जी का मुंह लगातार चल रहा था। वे उस कुरकुरी परत को काटकर अंदर छिपे हुए नर्म मांस का आनंद ले रहे थे। बाहरी परत की सौंधी महक मुंह में घुल रही थी और अंदर का रसीला मांस अपना असली जायका छोड़ रहा था। एक दिन हवा में सुखाने की वजह से मांस की नमी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वह मांस के रेशों के अंदर ही सिमट गई थी। वह थोड़ा सख्त जरूर था, जिससे आप मांस के एक एक रेशे को महसूस कर सकते थे, लेकिन वह सूखा बिल्कुल नहीं था। हर चबाने के साथ मुंह में रस का एक नया फव्वारा फूट रहा था। यह एक ऐसा अनुभव था जो मटन या चिकन के कबाबों में भी नहीं मिलता। लाजवाब, वाकई लाजवाब। अंकित भी साथ में कबाब खा रहा था। हालांकि वह अपने पिता के सामने यह बात स्वीकार नहीं करना चाहता था, पर उसकी जुबान सच बोल रही थी, ये कबाब वाकई उसके पिता के बनाए कबाबों से कहीं बेहतर थे। मोहित के कम उम्र के चेहरे को देखकर अंकित सोचने लगा, सीखने के लिए मेहनत से ज्यादा हुनर, टैलेंट मायने रखता है। कबाब भूनने में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? अगर कोई पैदा होने के बाद से ही तंदूर पकड़ ले, तब भी 20 साल का ही अनुभव होगा ना। मेरे पिता का अनुभव 30 साल से ज्यादा का है, फिर भी वे इस लड़के का मुकाबला नहीं कर पा रहे। अच्छी सेहत और मजबूत दांतों की वजह से मदन लाल जी ने जल्दी ही एक बड़ी सीख खत्म कर दी। उनकी छोटी आंखें मुस्कुराते हुए लगभग बंद हो गई थीं। उन्होंने थम्स अप दिखाया और तारीफ करते हुए बोले, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। तुम्हारा हुनर वाकई काबिले तारीफ है। अब मुझे समझ आया कि ग्राहक क्यों कह रहे थे कि तुम्हारे कबाब मेरे कबाबों से बेहतर हैं, वे सच में बेहतर हैं। मोहित मुस्कुराया, नहीं जी, आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। बस बात इतनी है कि आपने इसे पहले कभी चखा नहीं था, इसलिए आपको यह नया और ताज़ा लग रहा है। मदन लाल जी ने बार बार सिर हिलाया, नहीं बेटा, जो अच्छा है वो अच्छा है। अगर मुमकिन हो, तो क्या मेरे लिए कुछ मटन कबाब भी भून दोगे? मुझे लगता है कि मैं एक जगह आकर अटक गया हूं और लंबे समय से मेरे स्वाद में कोई सुधार नहीं हुआ है। जरूर जी, बस 1 मिनट।
मोहित ने नितिन द्वारा अभी अभी तैयार की गई 20 सीखें उठाईं और उन्हें तंदूर पर रख दिया। उसने मदन लाल जी को एक ग्राहक की तरह नहीं, बल्कि एक ही पेशे के एक बड़े और अनुभवी उस्ताद के तौर पर देखा। वह खुद भी चाहता था कि दशकों का अनुभव रखने वाले ये बुजुर्ग उसके कबाब चखें, उनका स्तर परखें और बताएं कि क्या कहीं कोई कमी रह गई है। तंदूर पर रखते ही कबाबों से तेल निकलने लगा और सौंधी महक उठने लगी। मदन लाल जी किसी बच्चे की उत्सुकता के साथ मोहित के बिजली वाले तंदूर को देख रहे थे। वाह, तुम्हारा ये तंदूर तो बड़े काम की चीज है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अगर मेरे जमाने में ऐसा तंदूर होता तो मैं आज इतना सांवला न होता। मोहित ने हैरानी से मदन लाल जी की सांवली त्वचा को देखा और फिर उनके उतने ही सांवले बेटे अंकित को। उसे लगा कि यह शायद तंदूर का कमाल नहीं है। मदन लाल जी मोहित की नज़र समझ गए और चिढ़ते हुए बोले, मुझे आज की शक्ल से मत आंकना, मैं पहले बहुत गोरा हुआ करता था, रोज तंदूर की आंच के सामने खड़े रहने से ऐसा हो गया हूँ। मोहित ने कबाबों को पलटा और मसाले डाले, हर कदम का समय एकदम सटीक था। मांस के टुकड़ों का रंग बदलते देख मदन लाल जी समझ गए कि इस नौजवान के पास वाकई गहरा हुनर है, आंच पर इसका नियंत्रण शायद उनके खुद के नियंत्रण से भी बेहतर था। खुशबू अपने चरम पर थी, कबाब सुनहरे हो चुके थे। मोहित ने मसाले छिड़के, सीखों को आपस में टकराकर अतिरिक्त मसाला झाड़ा और मदन लाल जी को थमा दिया। मदन लाल जी ने सीखें लीं और गौर से उनके रंग को देखा, कबाब एकदम चटक सुनहरे थे और कहीं कहीं से हल्के कुरकुरे। दिखने में ही वे इतने लजीज थे कि किसी की भी भूख बढ़ जाए। सिर्फ रंगत ही उनकी आधी जीत थी। अपनी आंखें बंद करके उन्होंने एक गहरी सांस ली। ये वाकई देवभूमि का पहाड़ी मटन था, खासकर वह चर्बी और मांस के मेल वाला हिस्सा। गुणवत्ता लाजवाब थी। मोहित के हुनर ने मटन की असली महक को दबाया नहीं था, बल्कि मसालों ने उस खुशबू को और उभार दिया था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे उस पुराने दौर में लौट गए हों जब चीजों की कमी होती थी और मांस का मिलना ही किसी उत्सव जैसा होता था। वह पुरानी लालसा आज फिर जाग उठी थी। अद्भुत! इस मांस की महक ने इंसान की मांस खाने की बुनियादी इच्छा को जगा दिया था। गर्मी की परवाह किए बिना उन्होंने एक बड़ा निवाला लिया। घने मांस की महक और मसालों के मेल ने उनकी रूह को तृप्त कर दिया। स्वाद और आत्मा की ये दोहरी संतुष्टि उनके खुद के कबाबों में नहीं थी। उनके कबाब निश्चित रूप से इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। स्वाद तो दूसरा कारण था क्योंकि सामग्री लगभग एक जैसी थी, असली कारण कुछ और ही था। मदन लाल जी ने स्वाद के हर बदलाव को महसूस किया और अंततः समस्या की जड़ पकड़ ली। यह मसालों और आंच का वह सटीक संतुलन था जिसने मांस के रंग और खुशबू को उस स्तर पर पहुंचा दिया था जहां कोई इंसान खुद को रोक ही ना पाए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई भूखा न हो तो उसे दुनिया का सबसे अच्छा खाना भी साधारण लगेगा, लेकिन जो भूख से बेहाल हो उसे एक सादी रोटी भी अमृत लगेगी। इस कबाब ने अपने रंग और महक से मदन लाल जी की भूख को पूरी तरह जगा दिया था, तो फिर मुंह में जाने के बाद इसका स्वाद अमृत क्यों न लगता। सलाम है बेटा, सलाम है। मुझे कबाब भूनते हुए 30 साल से ज्यादा हो गए, पर मैंने आज तक तुम्हारे जैसी रंगत और महक वाला कबाब नहीं बनाया। मदन लाल जी ने एक बार फिर थम्स अप दिया। मोहित ने विनम्रता से कहा, अरे नहीं जी, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखने और सुधारने की जरूरत है। मदन लाल जी मुस्कुराए, वैसे एक बात तो है जहां सुधार हो सकता है। मोहित की आंखें चमक उठी। वह भी पूछने ही वाला था कि पायल बीच में बोल पड़ी। वह गुस्से में 2 सीखें हाथ में लिए आए और बोली, बाबा, क्या आप अपनी हार मान नहीं पा रहे? मैं राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर से हूं, मैंने वहां भी आज तक उस्ताद मोहित से बेहतर कबाब नहीं खाए। भला इसमें क्या सुधार हो सकता है? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मदन लाल जी को घूरा, पर वह घूरना जरा भी डरावना नहीं था, बल्कि इतना प्यारा था कि मदन लाल जी खिलखिलाकर हंस पड़े। मोहित ने जल्दी से पायल को पीछे खींचा, तमीज से बात करो। दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। मुझे कबाब भूनना शुरू किए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, कमियां होना तो तय है और मुझे घमंड नहीं करना चाहिए। मोहित की बात सुनकर मदन लाल जी की हंसी अचानक रुक गई। इस लड़के ने अभी क्या कहा? बेटा, तुमने कहा कि तुम्हें कबाब भूनते हुए कितना समय हुआ है? मोहित ने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया, यही कोई 3 या 4 दिन हुए होंगे। 3 या 4 दिन? मदन लाल जी की आवाज इतनी ऊंची हो गई जैसे गला फटने वाला हो। हाँ जी, पिछले हफ्ते तक तो मैं सिर्फ कोफ्ते और रोगन जोश बना रहा था, अगर कुछ गलत कह दिया हो तो माफ करना। माफ करना? क्या मैं यहाँ हंसूं? मैंने 30 साल अपनी जान झोंक दी इस हुनर को बनाने में, और तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ ही दिनों में मुझे पीछे छोड़ दिया। अगर तुम कहते कि मसाला बेहतर है तो मैं समझ जाता, पर तुम्हारा आंच पर नियंत्रण भी मुझसे कहीं ज्यादा है। अध्याय 149, ऊंच नीच की तुलना सिर्फ दुख देती है, जैसा देश वैसा भेष। क्या दुनिया में कोई इंसाफ नहीं बचा? क्या अब कोई तर्क और दलील की बात नहीं करेगा? कोई जल्दी से इस आफत को यहाँ से हटाओ। मदन लाल जी की कनपटी गुस्से के मारे फड़क रही थी, ऐसा लग रहा था कि वे अभी फट पड़ेंगे। ये लड़का वाकई बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। उस्ताद, मैं जानता हूं कि मेरे कबाबों में बहुत सी कमियां होंगी, इसलिए मदन लाल जी, प्लीज मुझे कुछ सलाह दीजिए। मोहित ने पूरी ईमानदारी और विनम्रता से हाथ जोड़कर मार्गदर्शन मांगा।
सलाह? मेरी जूती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुझे सलाह दूं। अभी के अभी मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा। मैं तुझे दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन ये तो किसी और की दुकान है। तो फिर मैं ही जाता हूँ। मदन लाल जी ने एक शब्द भी जाया नहीं किया और केबल कार की ओर मुड़ गए। वे इस अतरंगी लड़के से एक लफ्ज भी बात करने के मूड में नहीं थे। लेकिन मोहित हार मानने वालों में से नहीं था, किसी की बात बीच में काट देना तो। खैर, जब मैं यहाँ हूँ तो आप मुझे ऐसे अनसुना करके नहीं जा सकते, है ना? मदन लाल जी, जाइए मत। अभी तो आपने कहा था कि कोई समस्या है। आपको मुझे बताना होगा कि मैं सुधार कैसे करूं। मोहित चिल्लाया और उनके पीछे भागकर उनका हाथ पकड़ लिया। मदन लाल जी खींचते हुए आगे बढ़ रहे थे और झुंझला कर बोले, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। मैं तेरे हुनर का मुकाबला नहीं कर सकता, तो मैं तुझे क्या सलाह दूंगा? पर अभी तो आपने कहा था कि कुछ गड़बड़ है, आप अपनी बात से ऐसे कैसे पलट सकते हैं? मेरा हाथ छोड़, अगर नहीं छोड़ा तो मैं शोर मचा दूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। जब तक आप अपनी बात पूरी नहीं करते, तब तक आप यहां से नहीं जा सकते। मदन लाल जी बेबसी से बुदबुदाए, मैं तो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए बकवास कर रहा था। तेरे कबाब एकदम परफेक्ट हैं, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मोहित को यकीन नहीं हुआ। अरे छोड़िए भी, आपकी बातों में कुछ तो गहराई थी। ये सिर्फ इज्जत बचाने वाली बात नहीं थी, मैं आपकी आंखों में देख सकता था। जब ये दोनों आपस में उलझे हुए थे, तब पायल, नितिन, लक्ष्य और अंकित मूक दर्शक बने हुए थे। अंकित अपने पिता के छोड़े हुए कबाब बड़े मजे से खा रहा था, उसके मुंह से रस टपक रहा था। पायल ने उत्सुकता से पूछा, तो उस्ताद ने कबाब बनाना कब शुरू किया? नितिन और लक्ष्य ने एक दूसरे को देखा और बोले, शायद अभी कुछ दिन पहले। पिछले साल के अंत में वे दिल्ली में समोसे बेच रहे थे, फिर लुधियाना में कोफ्ते और अब नीलकंठ पर्वत पर आ गए। शायद वाकई ये पिछले कुछ दिनों का ही कमाल है। हिस, ये कहकर नितिन ने खुद एक ठंडी सांस भरी। उसे लगा कि उस्ताद वाकई कोई करिश्मा है। नहीं, वे तो किसी अजूबे से कम नहीं हैं। क्या आपने देखा कि उन्होंने मदन लाल जी जैसे अनुभवी आदमी को भागने पर मजबूर कर दिया? लेकिन जब उसने उस्ताद को आधी रात को नींद में कबाब भूनते देखा था, तो ये सब समझना इतना मुश्किल भी नहीं लग रहा था। पायल ने फिर पूछा, तो क्या तुम लोगों को उस्ताद के कबाबों में कोई कमी लगती है? नितिन और लक्ष्य ने अपना सिर जोर जोर से हिलाया। अजेय, वे एक ऐसी मिसाल हैं जिन्हें कोई नहीं हरा सकता। फिर पायल अंकित की ओर मुड़ी, जो मजे से सीख चबा रहा था, और पूछा, भाई साहब, क्या आपको कबाब के स्वाद में कोई कमी लगी? अंकित ने जोर से सिर हिलाया। भाई, इस कबाब के स्वाद में कमी निकालने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा बेशर्म होना पड़ेगा। पायल, नितिन और लक्ष्य ने अंकित को हैरानी से देखा। भाई साहब, अगर हमें सही याद है तो आपके पिता ने ही अभी कहा था कि कोई समस्या है। अंकित को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह झेंपते हुए मुस्कुराया। मैं जरा उन दोनों को देख लूं। आप लोग अपना काम जारी रखिए। इधर मोहित अभी भी मदन लाल जी का हाथ पकड़े खड़ा था। मदन लाल जी चिढ़कर बोले, मैं कह रहा हूं, अगर तूने हाथ नहीं छोड़ा तो मैं यहीं जमीन पर लेट जाऊंगा। फिर तुझे अपना सब कुछ बेचकर मेरा हर्जाना भरना पड़ेगा। मोहित फिर भी नहीं माना। प्लीज, बस वो कमी बता दीजिए। जैसे ही आप बताएंगे, मैं हाथ छोड़ दूंगा। मदन लाल जी समझ गए कि इस लड़के से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। वे झुंझलाकर बोले, छोड़ छोड़, मैं बताता हूँ। सच में? मोहित की शक भरी नजरों को देखकर मदन लाल जी गुस्से में बोले, छोड़ दे भाई, मैं वाकई तुझसे डर गया हूँ। तुझे ऐसा खतरनाक बावर्ची किसने बनाया? मोहित ने कुछ सोचा, शायद मैंने खुद ही सीखा है। मुझे किसी ने नहीं सिखाया। धत तेरे की। मदन लाल जी का मन किया कि वे यहीं से छलांग लगा दें। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। एक इस लड़के को देखो जिसने कुछ दिनों में मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। वे और भी नाराज होकर दोबारा जाने लगे। अरे अरे, आप अपनी बात से मुकर कैसे सकते हैं? बस बता दीजिए। मोहित वाकई दिखावा नहीं कर रहा था, वह दिल से सलाह चाह रहा था। हालांकि उसे अपनी प्रतिभा पर भरोसा था, पर वह कभी भी घमंडी नहीं होना चाहता था। देख बेटा, तेरी समस्या शायद असल में कोई समस्या नहीं है। मुद्दा है नमक। मोहित के बार बार जोर देने पर मदन लाल जी ने आखिरकार वह बात बता दी जो उन्होंने महसूस की थी। नमक की बात सुनकर मोहित उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि उसका नमक का नाप एकदम सही है, किसी ग्राहक ने भी ज्यादा नमक की शिकायत नहीं की थी। हैरान हो गए, क्या तुझे लगता है कि कबाबों में नमक का लेवल एकदम परफेक्ट है? मोहित ने सिर हिलाया, जी, मुझे लगता है कि नमक एकदम सही है। कम होता तो बेस्वाद लगता, ज्यादा होता तो खारा। बड़ा आत्मविश्वास है तुझ में, बेटा। मदन लाल जी आगे बोले, क्या तुझे पता है कि तू अभी कहाँ खड़ा है? उत्तराखंड के नीलकंठ पर्वत पर। बिल्कुल, तुझे पता है कि तू देवभूमि में है, पर क्या तुझे ये पता है कि यहाँ के लोगों और खासकर उत्तर भारतीय सैलानियों को तेल और नमक थोड़ा चटक पसंद है? तेरा नमक का नाप अपनी जगह एकदम सही है, पर अगर तू यहाँ की खान पान की संस्कृति को देखे तो ये थोड़ा हल्का है।
मदन लाल जी ने एक सांस ली और जारी रखा, नमक थोड़ा कम होने से मांस का भारीपन चिकनाई ज्यादा महसूस होता है। हालांकि तेरे मसालों का तालमेल इतना जबरदस्त है कि उनकी खुशबू ने इस कमी को ढक दिया है, इसीलिए मैंने कहा था कि यह शायद कोई बड़ी समस्या नहीं है। डिंग। मोहित को लगा जैसे उसके दिमाग में कोई घंटी बजी हो। उसे अचानक सब कुछ साफ दिखने लगा। वह गहरी सोच में डूब गया और खुद से बुदबुदाने लगा, देवभूमि। यह उत्तराखंड है, यहाँ थोड़ा ज्यादा नमक, थोड़ा ज्यादा चटक जाएगा। अचानक उसने मदन लाल जी की ओर उत्साहित होकर देखा और कहा, अब मैं समझ गया। ये स्थानीय रीति रिवाजों और खान पान की आदतों के अनुसार खुद को ढालने की बात है। मदन लाल जी ने सिर हिलाया और सार समझाते हुए कहा, स्वाद से ज्यादा जरूरी है पसंद। अगर तेरी डिश लोगों की आदतों में फिट बैठती है तो समझो आधी जंग तूने पहले ही जीत ली है ना। मोहित का उत्साह कम नहीं हुआ था। आज के इस सबक ने उसके दिमाग का कोहरा साफ कर दिया था। जैसा देश वैसा भेष, खान पान की संस्कृति और स्वाद से ऊपर लोगों की पसंद। मदन लाल जी, आप वाकई महान हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित ने दिल से आभार व्यक्त किया। मदन लाल जी तुनक कर बोले, महान मेरी जूती। तू छोटा सा छोकरा, कुछ दिनों की ट्रेनिंग में मुझसे बेहतर हो गया। मेरा तो मन कर रहा है कि कहीं मुंह छुपा लूं। अब मेरा हाथ छोड़, मुझे जाने दे। इतना कहकर वे मुड़े और केबल कार की ओर चल पड़े। अंकित ने भी मोहित को जल्दी से बाय कहा और अपने पिता के पीछे भाग गया। अध्याय 150, जायके का तालमेल। क्या तुम इन दोनों सीखों के स्वाद में अंतर बता सकते हो? मदन लाल जी के जाने के बाद मोहित कबाब के तंदूर पर व्यस्त हो गया। उसके तंदूर पर हमेशा 9 सीखें होती थीं, जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया था। हर हिस्से में नमक का स्तर अलग अलग था, ताकि दुकान के तीनों सहायक इसे चखकर अपना फीडबैक दे सकें। ये चखने वाला सत्र हमेशा से पायल का पसंदीदा रहा है। उसने एक सीख उठाई, थोड़ा चबाया और गपागप खा गई। तीनों सीखें खत्म करने के बाद उसने माथे पर बल डाला और सोचने लगी। नितिन और लक्ष्य ने भी यही किया। तीनों सीखें खाने के बाद उनके चेहरे पर भी उलझन के भाव थे। मोहित चुपचाप उन्हें देख रहा था, उनकी सच्ची प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। पायल ने सबसे पहले हाथ उठाया और कहा, उस्ताद, तीनों सीखें लाजवाब हैं, पर अगर मुझे कोई फर्क बताना हो तो ऐसा लग रहा है कि नमक की मात्रा में कुछ अंतर है। मोहित मुस्कुराया और सिर हिलाया, बिल्कुल सही, लगता है तुम्हारी जुबान काफी तेज है। तो बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा स्वाद किसमें आया? पायल ने बिना सोचे जवाब दिया, पहली वाली में। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मोहित ने मन ही मन कहा। पहली सीख में नमक सबसे ज्यादा था और बाकी 2 में धीरे धीरे कम होता गया था। नितिन और लक्ष्य को हालांकि कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। मोहित ने फिर से 3 सीखें भुनी, इस बार नमक का स्तर और बदल दिया। पिछली बार की सबसे खारी सीख इस बार की सबसे कम खारी सीख के बराबर थी। पायल दूसरी सीख तक तो बहुत खुश थी, पर जैसे ही उसने तीसरी सीख चखी, उसका मुंह बन गया। बहुत खारा। पायल को साफ महसूस हुआ कि तीसरी सीख में नमक उसकी बर्दाश्त से बाहर था। खारेपन की वजह से उसका चेहरा सिकुड़ गया, फिर भी उसने जिद में मांस को थूका नहीं। मोहित ने मुस्कुराते हुए उसे पानी की बोतल थमाए, अगर ज्यादा खारा है तो थूक दो। मैंने जानबूझकर इसमें नमक थोड़ा ज्यादा डाला था। पायल ने गट गट करके आधा पानी पी लिया ताकि मुंह का खारापन कम हो सके। खाना बर्बाद करना पाप है। वह बुदबुदाई और फिर उत्साह से बोली, उस्ताद, मुझे लगता है कि इस बार दूसरी सीख का स्वाद मेरे लिए सबसे बेस्ट था। नितिन और लक्ष्य ने हालांकि एकमत होकर कहा कि तीसरी सीख सबसे अच्छी थी। मोहित अपना सिर खुजलाने लगा। लगता है जगह और लोगों के हिसाब से स्वाद को ढालने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तभी शुभम और करण, अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, पांडा जैसी आंखें और चेहरे पर नाराजगी लिए वहां पहुंचे। दुकान के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने मोहित को कोसना शुरू कर दिया। उस्ताद मोहित, आप बहुत चालाक हैं। रात 8 बजे दुकान बंद करना एक बात है, पर आधी रात को कबाब भूनना, ये तो सरासर जुल्म है। आपकी कबाबों की महक ने मुझे सपनों से जगा दिया। और कल आपने कसम खाई थी कि सुबह 8 बजे से पहले बिजनेस शुरू नहीं होगा, तो क्या आप बिना खुशबू फैलाए काम नहीं कर सकते? मेरी सुबह की नींद फिर हराम हो गई। ये किस तरह का सिस्टम है? बिल्कुल, कल रात मुझे इतनी भूख लगी कि मन किया बिस्तर की चादर ही चबा जाऊं। यह एक गंभीर समस्या है। जब तक मैं 50 सीखें नहीं खा लेता, मेरी नाराजगी कम नहीं होगी। मोहित ने माफी मांगी, ठीक है, मेरी गलती है। मैं अभी आप लोगों के लिए भूनता हूँ। वैसे, क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि कबाब थोड़े फीके हैं? करण ने सोचकर कहा, कल तो मुझे स्वाद एकदम सही लगा था। पर हाँ, पहाड़ चढ़ने के तुरंत बाद ऐसा लगा था जैसे स्वाद में थोड़ी सी कमी है। शुभम ने भी सहमति जताई, मुझे भी ऐसा ही लगा था, मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मोहित ने सिर हिलाया। वह सोचने लगा कि क्या पहाड़ चढ़ने की थकान से इंसान का स्वाद बदल जाता है। नितिन ने आज का मेनू बोर्ड अपडेट किया, जिसमें आलू की कतली भी जोड़ दी गई थी जो कल नहीं थी। इनके अलावा पहाड़ी मिर्च और सी यू टुमारो यानी मशरूम भी शामिल थे।
इस मशरूम का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे पचाना थोड़ा मुश्किल होता है और यह अगले दिन भी लगभग वैसा ही दिखता है। बोर्ड दरवाजे पर बाहर की तरफ लटका दिया गया, जिसके पीछे अभी दुकान बंद है लिखा था। करण और शुभम ने दुकान पर बैठकर नहीं खाया। उन्होंने अपना ऑर्डर लिया और शान से होटल की ओर चल दिए। रास्ते भर वे अलग अलग एंगल से फोटो खींचकर ग्रुप में डालते रहे ताकि बाकी लोग जलें। अमित ने अपने फोन पर मटन कबाब की फोटो देखी और एक ठंडी मुस्कान के साथ फोन रख दिया। उसने पहाड़ की चोटी की तरफ देखा। बस इंतजार करो, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में मैं चोटी पर हूंगा और फिर कोई मुझे अपनी फोटो से नहीं तरसा पाएगा। अमित भाई, आप सच में इतने फिट हो? 3 घंटे में नीलकंठ पर्वत चढ़ जाओगे? उसके साथ ग्रुप के कुछ और लोग भी थे जो आज सुबह चोटी पर पहुंचने वाले थे। अमित हंसा। भाई, मैं ऊंचे पहाड़ों से आता हूं। हमारे यहाँ हर साल पितरों की पूजा के लिए ऐसे दुर्गम पहाड़ों पर जाना पड़ता है जहाँ के रास्ते इससे भी ज्यादा कठिन होते हैं। वहीं से यह स्टेमिना ताकत मिली है। उसके साथ ही हैरान थे। पहाड़ों पर पितरों की पूजा, क्या वहां जाना इतना मुश्किल होता है? अमित ने ज्यादा विस्तार में नहीं बताया, इसे शब्दों में बताना मुश्किल है। बस इतना समझो कि जब जिद हो और श्रद्धा हो तो पहाड़ छोटे लगने लगते हैं। चलो, चढ़ाई शुरू करो। हमें लंच से पहले चोटी पर हाजिरी लगानी है। चलो भाई, जोर लगा के। हईशा, मैं सिर्फ इन कबाबों के लिए इतनी दूर से आया हूँ। कोई पीछे मत छूटना। चिंता मत करो, हम पूरी ट्रेनिंग के साथ आए हैं। नीलकंठ की चढ़ाई तो बच्चों का खेल है ना? चलो। पांचों दोस्तों ने अपने बैग उठाए और चढ़ाई शुरू की। 10 मिनट बाद ये तो बहुत आसान है। 30 मिनट बाद थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 1 घंटे बाद क्या हम अभी भी वापस नीचे जा सकते हैं? नीलकंठ पर्वत हर जिद्दी इंसान का गुरूर तोड़ देता है। हालांकि कुछ लोग अभी भी सोचते थे कि वे पहाड़ से ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं। अमित फिर से टशन दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी दुखती टांगों ने उसे चुप रहने की सलाह दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गांव के पहाड़ चढ़ना आसान क्यों लगता था और यह चढ़ाई उसे थका क्यों रही है। उसने अपना फोन निकाला और सर्च किया, नीलकंठ पर्वत की चढ़ाई इतनी थकाऊ क्यों है? नतीजे देखकर अमित के पास शब्द नहीं बचे। मैं तो थक गया भाई। मुझे लगा था पितरों की खोज मुश्किल है, पर यह पर्वतारोहण तो उससे भी कहीं ज्यादा भारी है। चलो दोस्तों, अब इतनी दूर आ गए हैं तो चोटी तक जाना ही होगा। ग्रुप के बाकी लड़कों के सामने बेइज्जती नहीं करानी है। चल भाई, रुकना मना है। जो रुका वो डरपोक। चलो, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए उपलब्ध है। उसे अभी ज्वाइन करें ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनें।